अगर हम साइंस पे जाएं तो क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? मेन क्वेश्चन ये है, क्या गॉड का अस्तित्व है? भैया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ नीट। पढ़ नीट पे सही बच्चों का स्वागत है बच्चा पार्टी। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके बॉटनी का शुरू करने जा रहे हैं। वो कौन सा है बच्चे? आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये उसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो सबको कंफ्यूजन होती है, सर क्लासिफिकेशन है क्या? तो बेटा क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको सही में सही तरीके से समझाऊं तो क्लासिफिकेशन आप बचपन से करते आए। बचपन से क्या करते हो बच्चों? क्लासिफिकेशन करते हो। आपने हमेशा अपना खाने का सामान, जो बना हुआ खाना होता है, कहां रखते हो? फ्रिज में रखते हो। जो कच्चा खाना होता है वो कहां रखते हो? किचन में रखते हो। कपड़े, धुले हुए कपड़े कहां रखते हो? अलमीरा में रखते हो। गंदे कपड़े आप किसी जगह एरिया बनाया जाता है, वहां पे गंदे कपड़े रखते हो, डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डालते हो। ये तो नहीं होता कि भाई जो आपके प्रेस्ड कपड़े हैं उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिया और जो आपका बना खाना है वो उठा के किसी अलमीरा में रख दिया। नहीं, इसी तरीके से बच्चे आपने क्या किया? अपनी चीजों को, अपनी दिनमर्रा की चीजों को, अपनी डे टू डे लाइफ की चीजों को क्या किया बच्चों? क्लासिफाई किया। हर चीज एक पर्टिकुलर सेट पे, एक पर्टिकुलर जगह पे आपने रखा। बचपन से हम लोग करते हैं, लेकिन अभी फॉलो नहीं करते। बड़े होते ही हम लोग वो फॉलो नहीं करने लग जाते। इसीलिए घर पे बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती है हमें कि भैया अरे यार ये कहां मोजे छोड़ दिए, अरे कहां टाई छोड़ दी, अरे कहां शर्ट छोड़ दी। लेकिन हमारे पास, हमारे घरों में क्या होता है? एक स्पेसिफिक जगह है कि यहां पे जाके, जैसे आप स्कूल से आओ, शर्ट यहां टांगो या तय करके इसको अलमीरा में रखो। तो उस तरीके से क्या किया गया बच्चों? हमने ऑर्गेनिज्म को भी क्या किया है? क्लासिफाई किया। हमने ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, सारे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उन सब का हमने क्या किया बच्चों? प्रॉपर तरीके से क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है, ताकि हम उसकी अरेंजमेंट को, उसके बारे में, उन सब के बारे में अच्छे तरीके से क्या कर सके? स्टडी कर सके। अब बच्चे ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब अगर मैं इसके नीट के वेटेज की बात करूं तो बच्चे, पहले अराउंड 10 साल तक के पहले के अगर मैं फॉर्मेट में जाऊं तो बेटा इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लास्ट 10 ईयर से पहले की मैं बात करूंगा तो कितने? 4 to 5 क्वेश्चन इसके नीट एग्जाम में आया करते थे। बहुत ज्यादा होते हैं 4 to 5 क्वेश्चन। अब अगर हम पैटर्न चेक करें, लास्ट 2 to 3 ईयर्स के पैटर्न में देखें तो इसके क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो तब भी 2 से 3 क्वेश्चन भी क्या हो जाता है बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पूरी क्लास को आपको ढंग से देखना है। ठीक है, और मैं एक चीज कहूंगा, आपके मैंने लिविंग वर्ल्ड के कमेंट्स देखे, बहुत बेहतरीन तरीके से, ट्रिमेंडस तरीके से आप सभी बच्चों ने क्या किया है? कमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, कितने सारे बच्चों के, आपको बस यही करना है, आप अपना नाम देख सकते हो। बहुत सारे, जैसे कुछ नाम मैं ले लेता हूं, भव्या, शिवांगी, अमृता, ध्रुवी, फिर कोई चाइनीज में नाम है, आई डोंट नो, सुनैना का एक बहुत यूनिक सा कमेंट था, इतना हैंडसम कोई टीचर होता भी है क्या? प्लीज हिट लाइक ताकि सर को मैसेज जाए। बेटा आपका मैसेज मिल गया मुझे, थैंक यू वेरी मच बच्चे। फिर क्या है बच्चे? आपका प्रभीर ने, फिर नेहा ने, फिर शाजेब आजमी, प्रीति, सूरज, पायल, एंड हाँ पायल, वेल डन। आपने, पायल एक अकेली ऐसी बच्ची है जिसने सारे होमवर्क का आंसर किया था, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, सारे के सारे क्विजेस का आंसर किया। देन निमिषा, वर्तिका, सत्यपाल, देन अगेन वर्तिका ने किया था, बाद में कुमकुम हो गया, आकांक्षा, देन खुशी, ध्रुवी ने बाद में फिर आंसर किए, प्रशांत। अब इतने सारे कमेंट्स आए बच्चा लोग, इतने सारे कमेंट्स आए कि मैं देख के बहुत खुश हुआ, आप सबके बहुत ज्यादा खुश हुआ देख के कि भैया आप लोगों ने भर दिया, पूरा कमेंट सेगमेंट आंसर से भर दिया। ठीक है, आपस में बात ना करके आपने आंसर से भरा, ये एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे आज का ये जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, पूरे तरीके से अच्छे से देखिए। आपको इसकी डीपीपी नीचे मिल जाएगी, नहीं तो आपको क्या करना है बच्चों? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, पढ़ ले नीट का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उसमें आपको डीपीपी मिल जाएगी। डीपीपी क्या होता है बच्चों? डेली प्रैक्टिस पेपर। हर चैप्टर से बच्चों, हर लेक्चर का आपको एक स्पेसिफिक डीपीपी मिलेगा। आपको क्या करना है? उसे सॉल्व करना है खुद से। करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बोल ही रहा हूं, पढ़ ले नीट टेलीग्राम चैनल, पढ़ ले नीट पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अपनी क्लास की तरफ। तो बच्चे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो अगर मैं क्लासिफिकेशन को अगर मैं दिखाऊं यहां पे, तो कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन हमने क्या किया बच्चे, जो ऑर्गेनिजम्स है
ऑर्गेनिज्म को बच्चे अलग अलग बेसिस पे क्या किया, डिवाइड किया। हमने ऑर्गेनिज्म को किसके, न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किया। ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसको हमने मोनेरा के अंदर में रखा। देन यू हैव यूकैरियोट जिसके अंदर में एडवांस न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर बोले तो एक सेल जिसमें हो, जैसे कि प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में भी दो कंडीशन हो सकती है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो या सेल वॉल ना हो। ठीक है, बहुत बेहतरीन चार्ट है बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका मान के रखो 5% चैप्टर हो गया है। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आ गया, यूकैरियोट यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा आ गया, मल्टीसेलुलर अब में आपका आ गया विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में बच्चे हम लोग आगे एनिमेलिया। विद सेल वॉल में कैसे हो गए, फोटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्लांटे, और हेटेरोट्रॉफिक जो किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, डू नॉट वरी, अभी ये सिर्फ एक ओवरफ्लो दिखाया है। अब हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ये आपका चैप्टर का प्रोग्रेस है, ये चैप्टर का पूरा फ्लो है। आपको मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, आपको फंजाई पढ़ना है, आपको प्लांटे पढ़ना है, आपको एनिमेलिया। वैसे किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया का एक अलग डिफरेंट चैप्टर्स है जो कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आज का ये आपका पूरा ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन होता क्या। ठीक है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो बच्चे हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पहले भी देखी है। ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस क्लासिफिकेशन डेफिनेशन प्रायर ऑल्सो, लेकिन अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग the organism into groups and subgroups on the basis of similarities and differences with respect to characters। और फिर क्या करना बच्चों, and placing them in an hierarchy, एक पर्टिकुलर हायरार्की में रख देना, एक पर्टिकुलर हायरार्की में क्या कर देना बच्चों, उसको पुट कर देना। ठीक है, जैसे कि इसको समझने के लिए बच्चों ये करते हैं, बच्चों इसको समझने के लिए हम इस तरीके से लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपका क्या है बच्चों, एक स्कूल का ग्राउंड है। दिस इज योर स्कूल ग्राउंड, खूब बड़ा सा स्कूल ग्राउंड होता है भैया, जहां पे क्या होती है, असेंबली होती है। अब ये कोविड बैच वालों को तो याद होगा कि नहीं, कोविड बैच वालों को तो याद होना नहीं हो या ना हो, ये देख सकते हैं, क्योंकि भैया हमारे टाइम पे क्या होता था, एक प्रॉपर तरीके से क्या होती है बच्चे, असेंबली होती है। ठीक है, वी हैव अ प्रॉपर असेंबली, जिसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, एक क्लास 9th की रो होगी, एक क्लास 10th की रो होगी, एक क्लास 11th की रो होगी, एक क्लास 12th की रो होगी। यस और नो, यही तो होता है, एक यही तो होता है भैया। आपके पास क्लास 9th की रो है, क्लास 10th की रो है, क्लास 11th, क्लास 12th की एक रो बनती है, जिसके अंदर में क्या होता है भैया, हम पूरा का पूरा असेंबली गाते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी एक प्रैक्टिस चलती है असेंबली की। और फिर अब ये सोचो सुबह ही सुबह उठे और आप असेंबली में गए, बहुत तेज धूप पड़ रही है, असेंबली में पहुंचे और असेंबली आप अटेंड कर रहे हो, पूरे प्रॉपर तरीके से आपने पूरी असेंबली अटेंड की, तुम्हें माता पिता तुम्हें, आपने फिर अपना प्लेज विलेज गा के की, क्या था प्लेज में, एक हम लोग सब लोग एक लाइन बोलते थे, क्या, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये बोलते थे। लेकिन हम लोग भी, आप लोग भी ये फॉलो करते होंगे, आई डोंट नो आप लोग करते होंगे कि नहीं। हम लोग बोलते थे ऑल इंडियंस आर आवर क्या था, ब्रदर एंड देयर सिस्टर। हम इंग्लिश के साथ खेल जाते थे, एंड देयर सिस्टर लग जाता था, ताकि भैया यार थोड़ा सा समझा करो, आप तो जानते ही हो। ठीक है, इसलिए हम लोग देयर लगा देते थे। तो असेंबली होती थी। अब एक बात मानो, असेंबली हुई, एकदम चिलचिलाती हुई धूप है, असेंबली हो रही है स्कूल में। फिर एकदम से पीटी टीचर आए और उन्होंने बोला, अब आदरणीय प्रिंसिपल जी अपना एक स्पीच देंगे। भैया रे भैया, उस धूप में एक तो हमने असेंबली पूरी अटेंड कर ली, उसके बाद प्रिंसिपल सर का पूरा स्पीच। भैया प्रिंसिपल सर के स्पीच तो कई बार बहुत लंबे लंबे हो जाते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे हो जाते थे। और फिर लगती थी क्या, झड़ी किसकी लगती थी, बच्चे बेहोश होने लग जाते थे। बच्चे क्या कर रहे हैं, असेंबली ग्राउंड में ही बेहोश हो जा रहे हैं। और कुछ लोग तो एक्टिंग करते थे, कुछ लोग तो क्या करते थे भैया, एक्टिंग करते थे। आप लोग जरूर बताना भैया, क्या आप लोग ने कभी किया है कि असेंबली ग्राउंड में लोग बेहोश हो जा रहे हैं। ठीक है, कोई लंबी लंबी कोई स्पीच दे रहा है और क्या करके बच्चा बेहोश हो गया कोई। ठीक है, या फिर आपके साथ आपके कोई दोस्त ने किया है, वो चाहे वो ड्रामा ही क्यों ना हो, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप अपने असेंबली ग्राउंड में जाते हैं। असेंबली ग्राउंड में एक 9th क्लास की रो है, एक 9th क्लास की पूरी रो है, फिर एक क्लास 10th की पूरी रो है, फिर एक क्लास 11th की पूरी रो है, फिर एक क्लास 12th की। इस तरीके से रोज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चे खड़े होते हैं। 11th 12th के सारे बच्चे, 9th के अलग, 10th के अलग, 11th के अलग, 12th के अलग। कभी ऐसा हुआ है कि 9th क्लास का बच्चा
कभी ऐसा बेटा, कभी ऐसा, कभी लाइफ में सोचिएगा, कभी ऐसा हुआ 9th क्लास का बच्चा आज उठा, बोला कि भैया बहुत हो गया आपका अत्याचार, अब हम जाएंगे क्लास कक्षा 12वीं में, क्लास 12th की रो में जाके अब हम खड़े होंगे। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं भाई, उस टाइम पे जिद के लिए तो खड़ा कर देंगे, लेकिन वो क्लास 12th का नहीं कहलाया जाएगा बच्चा, ठीक है। तो कभी ये नहीं होगा कि 9th क्लास का बच्चा उठ के क्लास 12th की रो में जाके लग जाए। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि 9th क्लास का बच्चा क्लास 12th की जाके रो में लग जाए, ये किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। 9th क्लास की एक स्पेसिफिक रो है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, क्राइटेरिया, क्लास, नॉलेज, सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोले तो हम लोग इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये क्या है बच्चे? क्लास 9th का ग्रुप। सब ग्रुप क्या हुआ बच्चे? यहां पे एक होती है लड़कों की रो और एक होती है भैया लड़कियों की रो, गर्ल्स रो एंड अ बॉय रो, हमेशा ये होता है। और कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ता। अगर करण जौहर को बस चले, अगर करण जौहर का बस चले, वो तो सही लगा दे, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप के स्कूल में तो नहीं पढ़ता भैया। मैंने देखी है भैया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा गया है कि भैया स्कूल में ही बच्चे के एप्स, टाइगर श्रॉफ एक स्कूल का बच्चा बन के दिखा रहा है, एप्स लेके घूम रहा है। भैया क्या बात कर रहे हो यार, डरो, भगवान से डरो भैया, भगवान से डरो। एप्स, वो भी एक स्कूल वाले बच्चे के पास, मतलब उसके आर्म्स साइज 18-19 इंचेस के आर्म साइज स्कूल स्टूडेंट के दिखाए गए। भैया ऐसा कौन सा स्कूल है भैया? मैंने तो कभी नहीं देखा। मूवीज बर्बाद कर रही है हमें, मूवीज पूरे तरीके से हमें बर्बाद कर रही है भैया, सोच लो खुद से, ठीक है। तो हमेशा एक 9th क्लास की रो होती है, 10th क्लास की रो है, 11th क्लास की रो है, 12th क्लास की रो होती है, उसमें भी एक लड़कों की रो है, एक लड़कियों की रो है, ठीक है। करण जौहर भाई साहब का बस चलेगा तो सबको कंबाइन कर देंगे, लेकिन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। उनको हम एजुकेशन सिस्टम में नहीं आने देंगे, ठीक है। तो ये नहीं होता, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब तक तो भैया जितना मैंने बच्चों से भी बात की, अपने टाइम पे भी देखा है, देयर इज अ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ गर्ल, एक गर्ल की रो है और एक बॉय की रो होती है। हमेशा गर्ल्स एंड बॉयज की डिफरेंट डिफरेंट रो होती है। तो हमने क्या किया बच्चों, और डेफिनेशन क्या? प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो ये क्या हो गया? 9th क्लास का ग्रुप, 10th क्लास का ग्रुप, 11th क्लास का ग्रुप, 12th क्लास ग्रुप। अब ये क्या हो गया बच्चे? आपके सब ग्रुप, लड़कों का, लड़कियों का। प्लेसिंग देम इन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है भैया? आप सब लोग मेल है। डिसिमिलैरिटी क्या है बच्चे? डिफरेंस क्या है? डिसिमिलैरिटी क्या है कि ये लोग लड़कियां हैं, ये लोग लड़के हैं, ये डिफरेंसेस हो गया विथ द रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लेसिंग देम इन एन हायरार्की। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा एक लंबी हाइट का लड़का सबसे आगे खड़ा हो और छोटी हाइट का लड़का पीछे खड़ा हो, भैया उसको तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे करके उचक उचक के देख रहा होगा, फिर तो उचक उचक के अपनी थाइज बना रहा होगा। वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम एक प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं बच्चों, और मतलब क्लास के अंदर में खड़े होते हैं। सबसे छोटी हाइट वाला क्या होता है? सबसे आगे खड़ा होता है। सबसे छोटी हाइट वाला सबसे आगे, फिर उसके बड़े, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा। इस तरीके से क्या चलता है बच्चों? एक हायरार्की का क्या चलता है बच्चों? सीक्वेंस चलता है। इस तरीके से हम एक हायरार्की वाइज क्या होते हैं बच्चों? अपनी क्लास रोज में क्या होते हैं? खड़े होते हैं। यही तो है क्लासिफिकेशन, देख लो, यही तो है क्लासिफिकेशन भैया। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यू आर स्टडिंग दिस क्लासिफिकेशन फ्रॉम योर चाइल्डहुड ओनली। अब आप सोचो, अभी एक इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं, बस यही है क्लासिफिकेशन भाई, यही है क्लासिफिकेशन। बस इसको एक टफ सी डेफिनेशन में लिख दिया गया। समझ में आया क्या कि नहीं? मगज में छाया कि नहीं बच्चा लोग? हैशटैग मगज में छा गया, ठीक है। तो हाँ, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, हैशटैग मगज में छा गया, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? The process of placing the organism into groups and subgroups on the basis of similarity and dissimilarity with respect to characteristics and placing them in an hierarchy. ठीक है, हमने किया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, बहुत टाइम पहले से शुरुआत हुई थी, बहुत टाइम पहले से शुरुआत हुई थी। प्रीवियस क्लासिफिकेशन मतलब जब आपकी जो नॉन साइंटिफिक अप्रोचेस थी, जो अर्ली क्लासिफिकेशन, अर्ली नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, अर्ली नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम अर्ली नॉन साइंटिफिक चीजें पकड़ें तो अर्ली नॉन साइंटिफिक में क्या आ जाता है बच्चे? अर्ली नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में आता था उस टाइम पे हम लोग रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, राजेश खन्ना की एक बहुत फेमस मूवी भी है, ठीक है। फूड हम क्लासिफाई करते थे। नॉन साइंटिफिक अप्रोच क्या थी बच्चे हमारी? फूड, रोटी, कपड़ा से क्या आ गया बच्चे आपका? क्लोथिंग, और फिर शेल्टर।
रोटी कपड़े मकान के बेसिस पे हमने क्या किया था बच्चों, क्लासिफिकेशन किया था उस टाइम पे, ठीक है। नॉन साइंटिफिक अप्रोच है बेटा, जब शुरुआत में जब हमने सोचा कि यार चीजों को अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तब हमने क्या किया बच्चों, उसके खाने के बेसिस पे, क्लोथिंग के बेसिस पे। बेटा पहले तो क्लोथिंग में आपको पता ही है लंबे लंबे पत्ते पहने जाते थे, ठीक है, आपकी पत्तियां पहनाई जाती थी, एकदम एकदम प्रॉपर तरीके से पत्ते पहन के लोग घूमते थे, ठीक है। शेल्टर में क्या था, केव हुआ करती थी शेल्टर, अलग अलग जगहों पे हम केव्स में रहा करते थे उस टाइम पे, ठीक है। डू नॉट वरी, आपके लिए कोई बकरी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, डू नॉट वरी। अब ये मत बोलना सर अगर हम बकरी छोड़ दें तो उस टाइम पे, बेटा उस टाइम पे बकरी मार के खा दिया जाता था। हाँ, अब कुछ बच्चे खुश होंगे, अरे सर बकरी छोड़ेंगे हम तो, जब वहां पे क्या था, पत्ते पहन के लोग घूमते थे, ठीक है। तो उस टाइम की ये क्लासिफिकेशन थी, वहां पे बकरियां उस टाइम पे, अगर आप सोच रहे हो सर बकरियां नहीं आती थी क्या, बकरियां आती थी वहां पे भी, उस टाइम पे भी माइट बी पॉसिबल बकरी रही होंगी, हार्बीवोर्स तो थे ही वहां पे उस टाइम पे भी, लेकिन वहां पे उस टाइम पे कार्निवोर्स बहुत ज्यादा कार्निवोर्स हुआ करते थे। हम लोग भी बेटा ज्यादातर मांस पे ही डिपेंड करते थे, वी वर नॉन वेजिटेरियन ओनली, मतलब ज्यादातर हम अपना खाना किसी मतलब हंटिंग पे ही हम बिलीव करते थे, ठीक है। बाद में हमने आगे बढ़े थे, इन सब चीजों के ऊपर बढ़ते चले गए, फिर हमने बाद में हमने जब हमने कल्टीवेशन शुरू किया तब भी हम लोग हंटिंग पे काफी सालों तक, अरसों तक डिपेंड करते रहे, ठीक है। तो ये थी बच्चे अर्ली नॉन साइंटिफिक अप्रोच। अब हम बात करेंगे अर्ली क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे पहली साइंटिफिक अप्रोच किसने की थी, सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच, अर्ली क्लासिफिकेशन मतलब सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच किसने की। द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच, ये जो सबसे पहली आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच है बच्चों, ये किसने की थी, इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अरिस्टोटल। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सबसे पहली साइंटिफिक अप्रोच किसने की थी, अरिस्टोटल ने की थी, ठीक है। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अरिस्टोटल इटसेल्फ। तो सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच किसने किया बच्चों, आपके एरिस्टोटल भाई साहब ने किया। उन्होंने क्या किया बच्चों, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया दो बेसिस पे। He divided the organism on two bases, on the basis of locomotion. Locomotion मतलब चलने की क्षमता, कि ये मूव कर सकता है कि नहीं। तो on the basis of locomotion, he divided the organism into two parts. किसके बेसिस पे बच्चों, on the basis of locomotion. ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। पहला जो मूव कर सकते हैं, दूसरा जो ना मूव कर सके। अगर हम पहले अगर ना मूव करने वालों को लिखें तो वो कौन से आ गए, प्लांट्स। प्लांट्स कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जो कि मूव नहीं कर सकते। बेटा उस टाइम पे जो उनकी समझ में थी उन्होंने उस बेसिस पे किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन पे उन्होंने क्या किया बच्चों, प्लांट्स जो कि लोकोमोशन नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन नॉट लोकोमेट, ये मूव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। और दूसरा क्या बच्चे, आपके एनिमल्स, ये लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। दूसरे कौन से हैं बच्चे, आपके एनिमल्स, जो कि क्या कर सकते हैं बच्चों, लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका लोकोमोशन नहीं है पॉसिबल, ठीक है। लोकोमोशन इनके अंदर में पॉसिबल नहीं है। एनिमल्स के अंदर में बच्चों लोकोमोशन पॉसिबल होता है। ये क्या कर सकते हैं बच्चों, एक जगह से, जैसे जैसे मैं एनिमल हूं, मैं देखो पूरी क्लास में घूम रहा हूं, पूरी क्लास में इधर से उधर घूम रहा हूं, तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, लोकोमोशन कर सकते हैं ना। ये प्लांट्स कैसे हैं बच्चों, ये लोकोमोशन कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते। फर्दर ऑन बच्चों उन्होंने प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया, दे डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू थ्री बेसिस। तीन बेसिस पे बच्चों प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। तीन बेसिस पे, तीन चीजों के अनुसार उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड किया, ठीक है। दे डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। इन्होंने तीन बेसिस पे इन्होंने इसको डिवाइड किया। द फर्स्ट वन, वो कौन से हो गए बच्चों, हर्ब्स। पहले प्लांट कौन से हो गए, उनके हर्ब्स थे। दूसरे प्लांट कौन से थे बच्चों, उनके श्रब्स थे। और फिर क्या रखा बच्चों, उन्होंने ट्रीज रखा। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री पार्ट्स, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, किस किस में, हर्ब, श्रब एंड ट्री के अंदर में क्लासिफाई किया। हर्ब के अंदर में उन्होंने वो प्लांट रखे जिनकी कैसी हाइट थी बच्चों,
छोटी हाइट थी। ठीक है, इनकी हाइट कैसी थी बच्चों? छोटी हाइट थी। ठीक है, अगर हम सबसे पहला पॉइंट हाइट के बेसिस लें, ठीक है, अगर हम सबसे पहला पॉइंट हाइट लें, HEIGHT हाइट, तो हर्ब्स की हाइट कैसी थी बच्चों? काफी ज्यादा स्मॉल हाइट के थे। ठीक है, ये काफी ज्यादा स्मॉल हाइट के थे। अब श्रब्स कैसे हो सकते हैं बच्चों? ये बड़े बड़े लार्ज साइज के हो सकते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े लार्ज साइज के हो सकते हैं। ट्रीज कैसे हो सकते हैं बच्चों? इसके अंदर में ये काफी ज्यादा मोटे मोटे ट्रंक्स होते हैं। ठीक है, ये श्रब्स कैसे हो सकते हैं? बड़े बड़े हाइट के हो सकते हैं। ट्रीज में कैसे होते हैं? ट्रंक। ट्रंक बोले तो भैया वो सूंड नहीं, ठीक है, मोटे मोटे तने, मतलब खूब बड़े बड़े लकड़ी के लॉक्स। ठीक है, खूब बड़े बड़े ट्रंक्स के फॉर्म में खूब मोटे मोटे स्टेम्स हो सकते हैं इसके, खूब बड़े बड़े। जैसे आपका आम का पेड़ देखना है, बरगद का पेड़ देखो, उसका अगर आप पूरा सर्कमफ्रेंस देखते हो कितना चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये हाइट के बेसिस में कैसा रखा उन्होंने? हर्ब्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे। श्रब्स एक मीडियम हाइट के, और ये कैसे होते हैं? टॉल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कैसे हो गए? ये कैसे हो गए? लार्ज हो गए। श्रब्स कैसे हो गए? लार्ज हो गए। ये सॉरी, या फिर हम लिख लें इसको टॉल हो गया श्रब्स। ठीक है, या हम लिख सकते हैं क्या? ये मीडियम हाइट के हैं। और ये कैसे हैं बच्चों? काफी ज्यादा टॉल है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया बच्चे इनका पहला पॉइंट। दिस इज देयर फर्स्ट पॉइंट। ये कैसे होते हैं? स्मॉल, मीडियम एंड टॉल। ठीक है, अब इसका अगर हम दूसरा देखें तो वो कैसा हो सकता है बच्चों? स्टेम की सॉफ्टनेस की वजह से, इनके स्टेम के बेसिस पे। अब जो इनका हर्ब्स का जो स्टेम था बच्चे, हर्ब्स का जो स्टेम था वो कैसा होता है? काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, काफी ज्यादा कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि भैया आपने वो धनिया का पेड़ देखा है सबने? धनिया देखी है कि नहीं सबने? धनिया, धनिया देखा होगा बच्चों। पुदीना देखा होगा। पुदीना कैसा? बहुत सॉफ्ट है। धनिया पुदीना कैसा होता है बच्चे? बहुत सॉफ्ट है। उसका पेड़ कुछ इतना ही बड़ा होता है, उसका पौधा इतना ही बड़ा होता है। ठीक है, स्टेम कैसा होता है? काफी सॉफ्ट। श्रब्स कैसे होते हैं? काफी ज्यादा वुडी होते हैं। और ट्रीज कैसे होते हैं? ह्यूज ट्रंक्स, खूब मोटे मोटे तने हैं। बहुत ज्यादा हार्ड है भैया ट्रीज के अंदर। ठीक है, ये हो गया बच्चे आपके प्लांट का, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ऑन दीज टू बेसिस। अब अगर हम एनिमल्स के बेसिस पे चेक करें तो अब उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया बच्चों दो बेसिस पे। उन्होंने चेक किया कि अरे कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर में रेड ब्लड नहीं है, तो उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? रेड ब्लड पे था। उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था बच्चे? रेड ब्लड के बेसिस पे था। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर में कैसा था बच्चे? लाल खून पाया जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में बच्चे आपका लाल खून नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जिनके अंदर में आपका लाल खून नहीं पाया जाता उसको हमने क्या नाम दिया? एनाइमा डाल दिया। देखो बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया है, जब भी किसी भी वर्ड के आगे ए लगे, जब भी किसी भी वर्ड के आगे ए लगे, इसका मतलब क्या होता है? नो, इल्ला, बेड़ा, नहीं। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज यूज की थी मैंने। ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे ए लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? नो। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है बच्चों? आपके इसके अंदर में नो आरबीसी, इसके अंदर में कोई भी आरबीसी नहीं है। अब इसके अंदर में क्या है? इनाइमा। इनाइमा में बेसिकली क्या होता है बच्चे? आपके आरबीसी प्रेजेंट। इसके अंदर में बेसिकली क्या है बच्चे? आपके पास आरबीसी क्या होती है बच्चों? प्रेजेंट। इसके पास कोई आरबीसी नहीं होगी, मतलब रेड ब्लड सेल नहीं है, इसका खून लाल नहीं है। ठीक है, इनका खून लाल नहीं है, रेड ब्लड सेल। लाल खून किसकी वजह से होता है? रेड ब्लड सेल की वजह से होता है। उस टाइम पे उन्होंने बेटा रेड ब्लड सेल के बारे में नहीं पता था, बस उन्होंने देखते थे, अच्छा मैंने इसको काटा तो इसका खून लाल निकला, मैंने इसको काटा तो इसका खून नीला निकला। ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? क्लासिफाई किया था। भैया उस टाइम पे उनकी सोच इतनी ही गई थी। तो ये था बच्चे आपका सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच परफॉर्म्ड बाय अरिस्टोटल। अगर मैं क्विकली बताऊं तो क्या किया अरिस्टोटल ने? अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं तो अरिस्टोटल ने ये डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। प्लांट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को डिवाइड किया एनाइमा एंड इनाइमा। एनाइमा में जिसमें आरबीसी ना हो, इनाइमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चे आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? गिवन बाय कार्लस लिनियस। बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं बच्चों। किसने दिया था बच्चों? इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस।
ठीक है, कार्लस लिनियस मान के रखो भैया, ये सब कुछ है बॉटनी में। ठीक है, बहुत कुछ काम उन्होंने कार्लस लिनियस ने ही किया है। तो कार्लस लिनियस ने क्या किया बच्चों, ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, ही मेड टू ग्रुप्स बनाए बच्चों उन्होंने, ही हैज मेड इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप उन्होंने बनाए, उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए। कौन कौन से बच्चे आपके, प्लांटे, पहला ग्रुप कौन सा बनाया बच्चों उन्होंने, प्लांटे, एंड दूसरा ग्रुप बनाया क्या, एनिमेलिया। He has made two groups, Plantae and Animalia नाम के दो ग्रुप बनाए। ठीक है, दो ग्रुप बनाए, Plantae and Animalia। अब इसकी क्लासिफिकेशन की कुछ पर्टिकुलर वजह रखी, इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन की कुछ पर्टिकुलर वजह रखी, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पकड़े तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रखी बच्चों, सेल वॉल। तो प्लांट के अंदर में क्या होता है बच्चे, आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट कंटेन सेल वॉल। एनिमल्स में बच्चों सेल वॉल नहीं होता। एनिमल्स में क्या है बच्चे, आपका सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट है, मतलब देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, अब लोकोमोशन के बारे में बात करें तो प्लांट क्या कर सकता है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है बच्चों, एक बाहरी कवरिंग होती है, डेड कवरिंग होती है बच्चों प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, हमारे पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्या है बच्चों, लोकोमोशन। अगर मैं लोकोमोशन के बारे में बात करूं, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो प्लांटे के अंदर में लोकोमोशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमेलिया में क्या होता है बच्चों, ये लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, कहां से बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कैसा होता है बच्चों, ये कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया बच्चे, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, दे कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ये प्लांटे में ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमेलिया में कैसे होते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, ये डिपेंड करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं बच्चे, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं बच्चों, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, तो वो हो सकते, ये कैसे होते हैं, एनिमली हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम खाना अब वो लेते हैं। ठीक है, हम प्लांट से खाना ले रहे हैं, प्लांट के फॉर्म में खाना ले रहे हैं, या एनिमल के फॉर्म में, मतलब या तो फिर चिकन मटन खा के खाना ले रहे हैं, या तो दाल लेके खाना ले रहे हैं, पनीर लेके खाना ले रहे हैं, ये सब क्या है, प्रोडक्ट्स ही तो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स का मतलब क्या है बच्चे, मैंने एक पत्थर लिया, मैंने एक प्लांट के ऊपर पत्थर मारा, तो क्या प्लांट भागते हुए आएगा मुझे मारने के लिए, कभी नहीं। प्लांट मेरी तरफ भागते हुए कभी भी नहीं आएगा मुझे मारने के लिए, लेकिन अगर मैं किसी इंसान के ऊपर पत्थर मारूंगा तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, फिर तो वो मुझे छोटे 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 टुकड़ों में काट के फेंक देगा। ठीक है, वी विल हैव अ ह्यूज फाइट, ऐसे लड़ाई तो ऐसे नहीं होगी। ठीक है, ऐसे मैं करूंगा नहीं, वी विल हैव अ ह्यूज ब्रॉल। ठीक है, एक अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो प्लांट के अंदर में रिस्पॉन्स है, पत्थर का रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन प्लांट के अंदर में बच्चे पत्थर का रिस्पांस नहीं है, लेकिन वो टेम्परेचर के बेसिस पे, ह्यूमिडिटी के बेसिस पे, वाटर के बेसिस पे रिस्पांस देता है। अब आप देखो बच्चे, पौधे में पानी मत डालना, तो क्या होगा, उसकी लीव्स ड्रूप कर जाएंगी। उसकी लीफ क्या है, ऐसे खड़ी है वो ड्रॉप कर जाएंगी, ऐसे खड़ी है वो क्या कर जाएंगी, ड्रॉप कर जाएंगी। जैसे ही पानी डालोगे तो क्या हो जाएंगी, वापस वो खड़ी हो जाती है। रिस्पॉन्स तो दिया उन्होंने। अब वहीं एनिमल्स में क्या होता है बच्चे, वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि आप लाइक बटन एंड कमेंट बटन दबा के करते हैं। ठीक है, अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दो। ठीक है, अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ठीक है, तो वो क्या है, एक रिस्पॉन्स है। आपने अगर वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक किया, ये क्या है, एक रिस्पॉन्स है। और ज्यादा अच्छी लगी तो आपने क्या किया, कमेंट किया, क्या, हैशटैग मगज में छा गया। समझ में आया क्या कि नहीं बच्चों को, मगज में छाया कि नहीं बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आगे क्या बच्चे, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बच्चे एक वैक्यूल होता है आपके, मतलब एक वैक्यूल होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। ये वैक्यूल बेसिकली क्या होता है बच्चे, ये आपका कैटायन एनायन बैलेंस को मेंटेन करता है। मतलब जितना वाटर आया उतना लूज अप करा रहा है, जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया उतना उसका नेगेटिव चार्ज भी आना है। एक बैलेंस को मेंटेन करता है आपका ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो प्लांट्स के अंदर में क्या होता है, जनरली एब्सेंट है, और एनिमल्स के अंदर में क्या होता है बच्चे, ये प्रेजेंट है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमारे किसने, कार्लस लिनियस ने ढूंढ के निकाली, और ये एग्जैक्टली सही थी।
कोई कमी नहीं थी इन सारे पॉइंट्स में, कोई भी कमी नहीं निकाल सकता था इन पॉइंट्स के ऊपर कार्लस लिनियस के। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब इसके अंदर बच्चों इन्होंने प्लांटे के अंदर, अगर आप चाहो तो नीचे एक और पॉइंट बना के लिख सकते हो, प्लांटे के अंदर उन्होंने किस किस को इंक्लूड किया बच्चों? ही इंक्लूडेड, प्लांटे के अंदर में उन्होंने किसको इंक्लूड किया बच्चे? आपका कह सकते हैं बच्चे आपका बैक्टीरिया, उन्होंने फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको रखा। ठीक है, इन्होंने क्या रखा बच्चों? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब कुछ प्लांटे के अंदर में रखा। और उसी के दूसरे हाथ पे बच्चे उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में, इन किंगडम एनिमेलिया ही केप्ट व्हाट? प्रोटोजोन्स। उन्होंने किसको रखा बच्चों? प्रोटोजोन्स को रखा, वर्टिब्रेट्स को रखा एंड इनवर्टिब्रेट्स। ही केप्ट प्रोटोजोन्स, वर्टिब्रेट्स और उन्होंने इनवर्टिब्रेट्स को रखा। ठीक है, तो एनिमेलिया में क्या रखे गए बच्चों? प्रोटोजोन्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। प्लांटे में क्या रखा गया बच्चों? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, इन सबको उन्होंने रख दिया वहां पे। अब उन्होंने हो गई यहां पे गलती। यहीं पर उन्होंने क्या कर दिया बच्चों? थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी क्या बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने क्या किया बच्चों? कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को गलत ग्रुप में रख दिया, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया बच्चों? गलत ग्रुप में रख दिया। इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक मतलब गलतियां, कि भैया ये चीजें उन्होंने गलत कर दिया, या ये चीजें इनसे रह गई क्लासिफिकेशन में, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे पहली गलती क्या थी बच्चों? डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये बेटा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंशिएशन नहीं पकड़ पाए कि क्या डिफरेंस है बच्चों आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब क्या है? प्रिमिटिव। जैसे कि अगर मैं पकड़ूं यहां पे, अगर मैं यहां पे देखूं तो इसमें बैक्टीरिया क्या होता है बच्चे? आपका प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया को सबके साथ रख दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बैक्टीरिया तो बेटा अलग होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोट है। और बाकी के सारे क्या है बच्चे? आपके यूकैरियोट्स। ठीक है, बैक्टीरिया कैसा है आपका? प्रोकैरियोटिक है। और रेस्ट ऑल क्या है बच्चे? आपके यूकैरियोटिक थे। रेस्ट ऑल कैसे थे बच्चे? आपके यूकैरियोटिक थे। ठीक है, बैक्टीरिया कैसा है बच्चे? आपका प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक और बाकी के सारे यूकैरियोटिक निकले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बच्चे? नो डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको बेटा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंस नहीं कर पाए। तो बेटा बहुत सारे आपके बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो उनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस नहीं किया उन्होंने। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ में डिफरेंस नहीं कर पाए। जैसे कि अगर मैं पकड़ूं, फंजाई कैसा है? कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है। ये अपना खाना किसी भी तरीके से नहीं बनाता। ये कंप्लीटली कैसा है बच्चे? हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है। ठीक है, और बाकी ज्यादातर कैसे हो सकते हैं? चलो ऑटोट्रॉफिक मान लिया तो मान लिया। ठीक है, तो ये अपना खाना नहीं बना सकते, तो ये कैसे होते? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का इन्होंने डिफरेंस नहीं कर पाए। चौथा पॉइंट क्या है बच्चे? नॉट एबल टू एक्सप्लेन डुअल ऑर्गेनिज्म। ये बच्चे डुअल ऑर्गेनिज्म को नहीं समझा पाए। ये मतलब डुअल ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? दोनों के पॉइंट्स हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, में आपको साइड में करके आपको बताता हूं। ये क्या है बच्चे? लेट्स सपोज ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, बोटानिकल नेम है, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? अंडरलाइन करेंगे। साइंटिफिक नेम है ये। तो अब ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर में उन्होंने क्या देखा कि क्लेमाइडोमोनास ये क्या है? इसके पास क्या है बच्चे? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, इनके पास क्या है? इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये कैसे होंगे? दे विल बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे बच्चे? अपना खाना खुद बनाएंगे। दे विल बी
फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ये कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। और वहीं पे, और अगर ये अपना खाना खुद बना रहे हैं तो ये कौन से होते हैं? फोटोट्रॉफिक। कौन से हैं? फोटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक इन नेचर कौन से थे बच्चे? आपके कहां गया भैया? फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हो गए कैसे? ऑटोट्रॉफिक, मतलब फोटोसिंथेटिक इन नेचर, अपना खाना खुद बना रहे। तो ये किसका पॉइंट हो गया? प्लांटे का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दिस फोटोसिंथेटिक का पॉइंट कैसा हो गया बच्चे? ये अपना खाना खुद बना रहे, मींस दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब ये क्या है? प्लांट्स के अंदर में आ गए। ये किसमें बिलोंग करने लग गए बच्चों? प्लांट्स के अंदर में बिलोंग करने लग गए। और उसी के कॉन्ट्रेरी दूसरे पार्ट पे पकड़े, अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो क्लोरोप्लास्ट तो चलो हो गया, इनके साथ साथ इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इनके पास क्या प्रेजेंट है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है भैया? ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी है? एनिमल्स की है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स। अब आप बोलोगे यस सर, ये तो सही कह रहे हो आप, ये तो आप सही कह रहे हो। तो भैया यही सारी चीजें वो समझा नहीं पाए थे, यही सारी वो चीजें वो समझा नहीं पाए थे। डुअल ऑर्गेनिज्म तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही कई सालों तक बेटा, ये डुअल ऑर्गेनिज्म की मिस्ट्री कई सालों तक रही। तो इसमें लीनियस का दोष नहीं, इसमें लीनियस का कोई भी दोष नहीं आता। तो ये था बच्चे आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से उन्होंने डिवाइड कर दिया, और फिर क्या है बच्चे? इनके कुछ स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स आए। अब हम आगे देख लेते हैं बच्चे, अगला क्या है बच्चे? आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, किसने दिया था बच्चे? अर्नेस्ट हैक्कल। ठीक है, इट वाज गिवन बाय ई हैक्कल। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चे आपके अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। ठीक है, आपको सी नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं वापस। ठीक है, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैक्कल। ठीक है, अर्नेस्ट हैक्कल ने बच्चे ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या हुआ? हैक्कल सजेस्टेड दैट अ थ्री किंगडम, थर्ड किंगडम, एक प्रोटिस्टा नामक किंगडम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, शुड बी क्रिएटेड टू इंक्लूड ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टू इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे सर हमने तो अलग पढ़ा था, अब आप बोलोगे सर हमने तो अलग पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने तो सिर्फ इसके अंदर पढ़ा था कि दैट कंटेन्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आपने यही तो पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? आपने क्या पढ़ा है भैया? अगर आपको याद होगा क्लास 9th में, इसमें आपने पढ़ा होगा इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बहुत तगड़ी मिस्ट्री, इसको सॉल्व करेंगे अभी, रुको जरा। तो हैक्कल ने क्या किया बच्चों? सजेस्टेड अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर में इंक्लूड क्या किया जाए? ऑल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी उन्होंने रख दी थी यूनिसेलुलर, मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स। बहुत सारे उन्होंने एक्वेटिक यूकैरियोट्स रखे, जैसे कि उन्होंने किस किस को रखा बच्चे? फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गे, बैक्टीरिया एंड स्लाइम मोल्ड, सबको उठा के प्रोटिस्टा के अंदर में रख दिया था। इन सबको हटा के प्रोटिस्टा के अंदर में रख दिया गया। लेकिन यहीं पर एक कहानी बदल जाती है। लेकिन क्या हुआ बच्चे? लेटर ऑन बाद में क्या हुआ बच्चे? जब अर्नेस्ट हैक्कल ने सब ये खेल दिया, लेटर ऑन किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, बाद में जब हमारे आर.एच. विटेकर भाई साहब आए, आर.एच. विटेकर ने पूरी कहानी को रीराइट किया। पूरी कहानी को क्या होता है रीराइट? जैसे कि मान के रखो बच्चे, कोई स्कूल में टीचर है, उसने गलत सलत पढ़ा के चला गया आपको। ठीक है, वो चला गया, आपने उसको कंप्लेन करके उसको भगा दिया। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को आप लोग कंप्लेन करके भगा देते हो। ठीक है, वो चला गया। अब कोई नया टीचर आया, तो उसने देखा यार इस टीचर ने तो बहुत कुछ गलत सलत पढ़ा है, तो उसने क्या किया? वापस सारी चीजें आपको पढ़ाई। ये होता है, स्कूल्स में होता है। तो लेटर ऑन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में क्या ऐड किया गया बच्चों? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बाद में इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। पहले भैया फंजाई से लेके सब कुछ रख दिया गए थे। पहले फंजाई, प्रोटोजोन, एल्गे सब कुछ रखे गए थे, लेकिन इससे हटाया गया। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है बच्चों? इट कंटेन्स ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है बच्चे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें अब अगर किंगडम्स लिखूं तो हमारे पास कौन कौन से किंगडम है बच्चे?
अब हमारे पास किंगडम है, किंगडम, वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा है। हमारे पास क्या है बच्चे, आपके पास किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे और फिर तीसरा किंगडम कौन सा हो गया बच्चे आपका, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 3 किंगडम्स बनाए, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 3 किंगडम बन के सामने उभर के आए। ठीक है, ये 3 किंगडम आपके आए। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है बच्चे, इट कंटेन्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बच्चे इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसमें ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है कि हैक्कल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में क्या इंक्लूड होता है। तो उसके अंदर में क्या इंक्लूड होता है बच्चे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मतलब ये आपका 3 किंगडम किसने दिया था, हैक्कल ने दिया था, जिसके अंदर में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चे आपका ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय कोपलैंड, it was given by Copeland। ठीक है, आपका ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बच्चों, कोपलैंड ने दिया था बच्चे आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट इंक्लूड्स, ये पहले बात उन्होंने क्या किया था, उनसे एक छोटा सा ये भी गलत हो गया था, इसके अंदर में उन्होंने सारे के सारे बैक्टीरियाज को एक साथ रख दिया। इन्होंने क्या किया, सारे के सारे बैक्टीरियाज को क्या किया बच्चों, एक साथ रख दिया। ठीक है, ऑल क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑल क्या कह सकते हैं, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर केप्ट इनटू दिस ग्रुप। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम कहें ऑल क्या कह सकते हैं, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा क्या हम कह सकते हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, ऑल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखेगा। ही केप्ट ऑल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाद में इसमें भी बदलाव आया, जो कि मैं आगे बताऊंगा। बाद में इसके अंदर भी बदलाव आया, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या रखा, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने इस किंगडम का नाम दिया किंगडम माइकोटा। ठीक है, उन्होंने गिवन नेम किंगडम माइकोटा। कोपलैंड ने क्या नाम दिया बच्चे, गिवन नेम किंगडम माइकोटा। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है। हाँ बेटा गलत है, यस ये गलत है। ठीक है, उन्होंने नाम दिया किंगडम माइकोटा, बट लेटर ऑन एलन एंड डोहार्टी, but later on Allen and Doherty renamed as Kingdom Monera। एलन एंड डोहर्टी ने कुछ और नहीं किया, बस रीनेम किया, रीनेम्ड एज किंगडम मोनेरा। एलन एंड डोहर्टी ने कुछ और नहीं किया, क्या किया बच्चों, सिर्फ रीनेम कर दिया, क्या, किंगडम मोनेरा नाम दे दिया। तो बच्चे अब हमारे पास कौन कौन से किंगडम है, अब अगर हम किंगडम देखें तो हमारे पास कौन कौन से, वी हैव किंगडम मोनेरा, हमारे पास क्या है बच्चे, किंगडम मोनेरा प्रेजेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा, अब हमारे पास उसके बाद क्या है, किंगडम प्लांटे। 4 किंगडम में ये सारे किंगडम आ गए, किंगडम प्लांटे, एंड आपका क्या आ गया बच्चे, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया बच्चों, 4 किंगडम बना दिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। इस तरीके से 4 किंगडम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लाइक दिस दे हैव क्रिएटेड द 4 किंगडम्स। ठीक है,
अब क्या है बच्चों, अब आया द वर्ल्ड फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। भैया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ वीआईपी थिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये आपका पूरा चैप्टर बेटा अब से हम पूरा का पूरा आर.एच. विटेकर के हिसाब से ही पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा हम आर.एच. विटेकर के हिसाब से ही पढ़ते हैं। अब ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन द ईयर 1969। देखो बच्चों, अब तक मैंने किसी का साल नहीं बताया है, किसी का ईयर नहीं बताया है, अब मैं इसका ईयर बता रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। किसने दिया है बच्चों? आर.एच. विटेकर ने दिया है इन द ईयर इन 1969। 1969 ने बच्चों ये किंगडम दिया था। ठीक है, ये आया बच्चे आपका आर.एच. विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर में क्या रखे गए बच्चे आपके? इसके अंदर में हमने क्या रखा? इसके अंदर में वी हैव क्रिएटेड अ न्यू किंगडम, किंगडम फंजाई। इसमें उन्होंने क्या किया? सारे किंगडम को रिवाइज किया, सारे के सारे किंगडम को क्या किया बच्चों? रिवाइज किया और एक नया किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई, जिसके अंदर में उन्होंने क्या रखे बच्चे? आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब आपके इसके अंदर में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के अलावा दे केप्ट यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब आपको क्या करना है बच्चे? अब आपको एक छोटी सी चीज करनी है सही बच्चों को। अब आपको छोटी सी चीज करनी है और आपको सच सच बताना है। ये बेटा आपका टेबल 2.1 है एनसीईआरटी का। ये बच्चे आपका एनसीईआरटी का, जिन जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है, अपनी आप एनसीईआरटी खोलिए, अपनी आप एनसीईआरटी खोलिए। एनसीईआरटी का टेबल 2.1 खोलेंगे सही बच्चे। एनसीईआरटी का टेबल 2.1 खोलेंगे, जिसके अंदर में साफ साफ क्या मेंशन है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम मेंशन। वी हैव मेंशन व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम को मेंशन कर रखा है। ठीक है, 5 किंगडम को हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब आपको इसको याद करना है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब याद हो जाए भैया कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी बच्चों का एक छोटा सा होमवर्क है, आप सभी बच्चों का एक छोटा सा होमवर्क है। क्वेश्चंस के अलावा, क्वेश्चंस एंड डीपीपी के अलावा बच्चे एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको आपके स्कूल के एग्जाम, हर एग्जाम में बहुत अव्वल लाएगा। भैया ये आपको याद करना है। यू हैव टू मेमोराइज इट। कैसे करेंगे बच्चे? आप इसको क्या करना बेटा? पूरे एक A4 शीट पे बनाना और अपनी दीवार पे पोस्ट कर देना। A4 शीट पे बनाना और अपनी दीवार पे पोस्ट कर देना। बेटा जब भी आपको कोई चीज मेमोराइज करनी होती है, जब भी आपको कोई चीज क्या करनी है बच्चों? ढंग से मेमोराइज करनी, मतलब वो टफ है, आपसे याद ही नहीं हो पा रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हो, भूल जा रहे हो, तो बेस्ट तरीका क्या होगा बेटा? उसको उठाओ, उसको एक सुंदर कॉपी में क्या करो बच्चों? लिख डालो उसको। प्रॉपर एक डेफिनेट, मतलब एक अच्छे से पन्ने पे लिख डालो और क्या करो? वॉल पे पेस्ट करो। सुबह उठे, आंख खुली, नजर पड़ गई उसके ऊपर। खाना खा रहे, नजर पड़ गई उसके ऊपर। वीडियो गेम खेल रहे, नजर पड़ गई उसके ऊपर। इधर उधर जा रहे, मम्मी से डांट खा रहे, नजर पड़ गई उसके ऊपर। तो बेटा जितनी बार आप उसे देखोगे, अपने आप याद होता जाएगा, याद होता जाएगा। पढ़ते जाओ उसे। जब भी नजर जा रही है, मम्मी से डांट खा रहे हो ना, चुपचाप से उसे पढ़ते रहो। ठीक है, मंत्र की तरह पढ़ते रहो, याद हो जाएगा बेटा। ये मैंने तरीका था, ये मेरा तरीका था याद करने का। इसी तरीके से बच्चे मैंने पूरी की पूरी बायोलॉजी याद की थी, पूरी केमिस्ट्री इसी तरीके से याद की थी। इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होते, सारे एक्सेप्शन मैंने इसी तरीके से याद किए थे। मेरी वॉल जो थी पूरी पेस्टेड थी, जिससे मैं क्या करता था बच्चे? बस चलते फिरते मैंने देख लिया, अच्छा ये होगा। इससे क्या होता है बेटा? एग्जाम में बहुत मदद मिल जाती है आपको। मार्क माय वर्ड्स, अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखा उन्होंने? सेल टाइप। सेल टाइप में क्या रखा है बच्चे? ये कैसे हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटे यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया यूकैरियोटिक। फिर क्या है बच्चे? आपका सेल वॉल। तो इनका सेल वॉल कैसा होता है? नॉन सेल्यूलोजिक। ठीक है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, मतलब मोनेरा के अंदर भी सेल वॉल है लेकिन वो सेल्यूलोज का बना नहीं है। इट इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, कुछ में आपके सेल वॉल प्रेजेंट है। फंजाई में किसका प्रेजेंट है बच्चों? काइटिन का बना होता है, जो काइटिन, जिसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, चिटिन बुलाते हैं या काइटिन बुलाते हैं, आपके स्कूल में आपकी मर्जी। प्लांट में कैसा होता है? सेलुलोजिक। और हमारे अंदर क्या है? ये एब्सेंट है, इसके अंदर यहां पे प्रोकैरियोट्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों इनके पास एब्सेंट होता है, बाकी सब में क्या है? प्रेजेंट। याद रखिएगा।
क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का बच्चे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बच्चे, इनका सेलुलर, इनका भी सेलुलर, इनका क्या है लूज टिश्यू लाइक, मतलब यहां से टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हुआ। प्लांटे में क्या होता है टिश्यू और ऑर्गन, यहां पे पूरा ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, दे आर ऑटोट्रॉफिक, दोनों तरीके के कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो मतलब ये दोनों तरीके के कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक भी हो सकते हैं ये कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों। 5 ये भी आपके हेटेरो, ये सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, दे विल बी ओनली हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। और ये कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और हम कैसे हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक है। हम कैसे हैं बच्चे, हेटेरोट्रॉफिक है। तो इसके अलावा उन्होंने क्या किया बच्चों, 5 क्राइटेरिया लिया। 5 इनके क्या लिए बच्चों, क्राइटेरिया लिए फॉर क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया थे बच्चों क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी कैसी है, इनका मेन पॉइंट ये है, यहीं से शुरू होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या इसके अंदर में कैसा है, इनकी बॉडी कैसी है। तो इनकी बॉडी कैसी हो सकती है बच्चों, दे कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के बने हो, और दे कैन बी मल्टीसेलुलर। इनकी बॉडी कैसी हो सकती है, दे कैन बी यूनिसेलुलर और दे कैन बी मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। इनका सेलुलर फॉर्म किस फॉर्म में हो सकता है। अब ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, दे कैन बी प्रोकैरियोटिक और दे कैन बी यूकैरियोटिक। ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, दे कैन बी प्रोकैरियोटिक, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें, या कैसे हो सकते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, या कैसे हो सकते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चे, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि इनका की पॉइंट था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भैया इनका की पॉइंट था, मेन पॉइंट इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो उन्होंने क्या देखा बच्चे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके के पाए ऑर्गेनिज्म के अंदर में। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, मतलब अपना खाना खुद बनाए। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं, या कैसे हो सकते हैं बच्चों, दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं, या कैसे हो सकते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में उन्होंने फर्दर देखा बच्चे अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। दे कैन बी सिम्बायोटिक, दे कैन बी पैरासिटिक, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, दे कैन बी होलोजोइक। ये बेसिक 4 फॉर्म्स होते हैं, ये बेसिक 4 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर में। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो आपका सिम्बायोटिक होता है बच्चे, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, सिम्बायोटिक मींस म्यूचुअल रिलेशनशिप। दोनों ऑर्गेनिज्म मिल बांट के काम कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, लेट्स सपोज किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे बच्चों, मिल बांट के रहेंगे। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं बच्चों, इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट मान लो। दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। अब आता है बच्चों पैरासिटिक, फिर आता है बच्चे आपका क्या, पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, दे डिपेंड ऑन होस्ट, ये हमेशा किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। दे डिपेंड ऑन होस्ट, ठीक है, ये हमेशा क्या करते हैं बच्चों, ये डिपेंड करते हैं अपने खाने से लेके पीने से लेके सब कुछ डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक नेगेटिव इंटरेक्शन। ये क्या है बच्चों, नेगेटिव इंटरेक्शन है। जो पैरासाइट है उसको तो फायदा हो रहा है, जो पैरासाइट है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो होस्ट है उसको हो रहा है नुकसान।
सिम्बायोटिक क्या है बच्चों, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है बच्चे, फायदा होता है। दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है बच्चे, इसके अंदर में बेनिफिट होता है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको। अब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा होता है बेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा होता है? ये होना चाहिए कैसा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बोले तो दोनों एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए भैया, एक दूसरे को एकदम हाथ में हाथ मिला के चलना चाहिए। शुरुआत के कुछ महीनों तक होता है, शुरुआत के कुछ महीनों तक होता है। फिर क्या होता है, बीवी जी, अच्छा जी आप बोलते हैं तो हम बर्तन धो देते हैं, अच्छा जी आप बोलते हैं तो हम झाड़ू लगा देते हैं, अच्छा आज काम वाली नहीं है, अरे हम हैं ना, हम बर्तन धो देंगे। एट द एंड कैसा हो जाता है, पैरासिटिक फॉर्म में हो जाता है। एट द एंड क्या हो जाता है बच्चों, पैरासिटिक। तो ये थोड़ा सा वो फॉर्म हो गया, नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यही है बच्चे, रिलेशनशिप शुड बी सिम्बायोटिक। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना जरूरी है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है, दोनों को बेनिफिट, बोथ शुड बी गेटिंग बेनिफिट। लेकिन अगर जहां पे पैरासिटिक रिलेशनशिप हो गया, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तभी तो बोलते हैं ना, बीवियां हमेशा खून चूसती हैं। देख लो भैया, हाँ, तो वो क्या होता है बच्चे, ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तभी बोलते हैं इज्जत दिया करो, इज्जत दिया करो, ये राज की बात है, ये राज की बात है, इज्जत दिया करो हमेशा लड़कियों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे आपका पैरासिटिक। फिर आता है बच्चे आपका सैप्रोफिटिक। फिर आता है क्या बच्चे आपका सैप्रोफिटिक। द नेक्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक। दे डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग। ये अपना खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग। They depend on dead and decaying. ये हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं। फिर आता है क्या बच्चे आपका होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, दे इनगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड। होलोजोइक कौन से होते हैं बच्चों, दे इनगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट। इनगल्फ करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे कि हम क्या करते हैं बच्चों, इनगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट। ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ब्रेक डाउन कर देंगे, इसमें सिंपल यूनिट में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों इनका मेन की पॉइंट, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक इन नेचर। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, यू हैव स्टडीड दिस इन योर क्लास 10th। क्लास 10th में बच्चों आप सबने ये क्या किया है, अच्छे से पढ़ा है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे, आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। द फोर्थ पॉइंट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लें। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरीके के आते हैं बच्चे। इसके अंदर में क्या आता है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल जिसमें कोई भी मतलब दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा कौन सा है बच्चे, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों फिफ्थ वन पे। फिफ्थ वन क्या है बच्चे, आपका फाइलोजेनेटिक्स। जो उनका क्राइटेरिया था बच्चों, पांचवा क्राइटेरिया क्या था, फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, इवोल्यूशनरी स्टडीज, पूर्वजों के बारे में। जैसे कि बेटा अगर आपको कभी भी, जैसे पुराने जमाने में ये होता था, बहुत ज्यादा कॉमन था भैया पुराने जमाने में, अगर किसी की भैया शादी होती थी तो लोग क्या करते थे, लोगों के खानदान के बारे में जानते थे, खानदान के बारे में। अच्छा, इसके दादा क्या करते थे, उसके दादा का कहां पे घर है, उसके पापा का कहां पे घर है, पापा क्या करते थे, चाचा क्या करते हैं, ताऊ क्या करते हैं, तो वो पूरा का पूरा एवोल्यूशनरी स्टडीज के। अच्छा, आपके दादा इस जगह से यहां आके रहे, अच्छा उनके पापा कहां रहते थे, उनके पापा के पापा कहां रहते थे, इस तरीके से जो एवोल्यूशन जान रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फाइलोजेनेटिक्स। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हिस्ट्री जान रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कहां से वो आता गया, क्या क्या स्टेप से वो बढ़ के वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम बुलाते हैं क्या, एवोल्यूशनरी स्टडीज। We call this as the evolutionary studies.
इस एवोल्यूशनरी स्टडीज में बेसिकली क्या आता है, इट कैन बी प्रिमिटिव एंड कैन बी एडवांस। ठीक है, ये एवोल्यूशनरी स्टडीज कैसे हो सकती है, प्रिमिटिव हो सकती है या कैसे हो सकती है बच्चों, एडवांस। की ऑर्गेनिज्म कैसा है इसके अंदर में, प्रिमिटिव है, बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है, या क्या है भैया, एडवांस है। ठीक है, प्रिमिटिव एंड एडवांस दो आते हैं। तो ये 5 क्राइटेरिया है भैया, रामबाण की तरह अपने जहन में उतार दो। आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत निहायती इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी को याद करने हैं, ये पांचों के पांचों पॉइंट। आपसे इनसे पूछा जा सकता है, फाइंड द करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें सेगमेंट से आ सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एज वेल एज यू हैव फाइलोजेनेटिक्स। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया यूज किए गए बच्चों आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें बच्चा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। आप सभी को पहली चीज तो ये याद रखनी है, आपको ये याद करना है, ये आपको याद करना ही करना है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बच्चे, इन्होंने कोई भी वायरसेस की जगह नहीं दी। ठीक है, और एल्गे के साथ उन्होंने गड़बड़ कर दी, पूरा एकदम गड़बड़ घोटाला कर दिया एल्गे के साथ। कुछ एल्गे को उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया, कुछ मोनेरा में पड़े हो गए, कुछ उन्होंने क्या कर दिया, प्लांटे में डाल दिया। ठीक है, तो वो एकदम हिला दिया एल्गे का पूरा सिस्टम। और दूसरा क्या था बच्चों, एल्गे वॉज नॉट प्लेस्ड करेक्टली, पहला ड्रॉबैक। दूसरा क्या था बच्चों, नो पोजीशन वॉज गिवन टू वायरसेस। ठीक है, तो ये था बच्चे आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कहानी आर.एच. व्हिटेकर। लेकिन आपका जो भी पूरा चैप्टर का सेगमेंटेशन है बच्चे, आपका उसी के बेसिस पे है। ठीक है, आपके आर.एच. व्हिटेकर के भाई साहब, अब आपका एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ आर.एच. व्हिटेकर वाली क्लासिफिकेशन को ही समझना है। जो उन्होंने दिया वही आपका रामबाण है, वही आपको याद करना है। साथ में साथ बच्चों आपको एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक और किंगडम आया बच्चों, जिसको हम क्या बुलाते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज गिवन बाय कार्ल वूज। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या साइंटिस्ट का नाम याद करना जरूरी है? भैया जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, सब याद करना है आपको, सब इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी बेटा मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जितने भी हैंड रिटन पार्ट्स में जो लिखा रहा हूं बेटा, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेगमेंटेशन में आ चुके हैं। तो ये एक फ्लो बनाने के लिए बहुत आसान है। अब एक बात बताओ, अगर आपको माउंटेन चढ़ना है तो क्या डायरेक्ट माउंटेन पे ऐसे कूदी मार लेते हो क्या? डायरेक्ट गए और कूदी मार ली माउंटेन पे? नहीं ना, तो पहले क्या करते हो, चढ़ते हो धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, चढ़ते हो। डायरेक्ट कूद तो नहीं जाते भैया, कोई ऐसा क्रिश वाली सुपर पावर तो है नहीं, या कोई सुपरमैन तो है नहीं कि जुप करते हुए उड़ते हुए पहुंच गया। नहीं भैया, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज ने बच्चों आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज इटसेल्फ। ठीक है, कार्ल वूज ने बच्चों ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया बच्चे, उन्होंने एज सच से एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। ही डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू 2 पार्ट्स। किंगडम मोनेरा से के अंदर में क्या किया बच्चे, 2 मतलब इसके अंदर में क्या था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे। ठीक है, इसके अंदर में प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे। अब इसके अंदर में दोनों को अलग कर दिया, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कर दिया और एक तरफ यूकैरियोटिक। अर्लियर किंगडम मोनेरा में क्या थे, सारे के सारे बैक्टीरियाज रखे गए थे, सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक मतलब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। लेकिन अब क्या किया बच्चे, इसके अंदर में किंगडम मोनेरा के अंदर में क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में। लेकिन आप ये याद रखिएगा बच्चे, हमें पढ़ना है सारे किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ आर.एच. व्हिटेकर। अब ये जो आपका किंगडम मोनेरा था, यहां पे अगर हम देखें, ये जो आपका किंगडम मोनेरा था, कहां गया हमारा किंगडम मोनेरा, हाँ, ये जो किंगडम मोनेरा था, इट कंटेन्स ऑल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज हमारे यूकैरियोटिक भी थे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मिश्रण रखा, लेकिन हम बेसिकली प्रोकैरियोटिक पे ही ध्यान देते हैं इसमें। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में क्या किया बच्चों, इन्होंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। इट कंटेन्स आर्की बैक्टीरिया, तो उन्होंने 2 किंगडम और बना दिए, किंगडम आर्के बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है बच्चे, अपने जहन में उतार लो, कहीं पे लिख डालो अपने जहन में। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। आर्के बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया।
मतलब ये बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, इसको हम लिविंग फॉसिल भी बुलाते हैं, जिसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? लिविंग फॉसिल भी बुलाते हैं। तो अगर हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जाने, अभी तो हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अगर हम आर्की बैक्टीरिया में थोड़ा सा जाने तो इसको हम क्या बुलाते हैं? आर्की कैसे हैं बच्चे? दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं। और ये जो यू बैक्टीरिया है बच्चे, ये कौन से हैं बच्चे? आपके एडवांस बैक्टीरिया हैं। ये क्या है बच्चे? थोड़े से एडवांस बैक्टीरिया होते हैं इनके पास। अभी बच्चे बस पॉइंट लिख लीजिए, आगे के लेक्चर्स में इसके अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। आर्की बैक्टीरिया बच्चे आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से मेंशन है। अभी सिर्फ मैं 6 किंगडम के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे चल के मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होने का। ठीक है भैया, जब सलमान सर हैं साथ में तो क्यों परेशान होने का? ठीक है, जब सलमान सर आपके साथ प्रेजेंट हैं तो परेशान तो कतई नहीं होना है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है भैया। तो ये प्रिमिटिव है और ये क्या है बच्चे? एडवांस बैक्टीरिया। इसके अंदर में क्या होते हैं बच्चे? आपकी जो लिपिड की क्या है? मोनोलेयर प्रेजेंट है। आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा मोनोलेयर कैसे। ठीक है, दे हैव लिपिड मोनोलेयर। ठीक है, लिपिड की क्या होती है? एक ही लेयर प्रेजेंट है। यहां पे क्या होती है बच्चे? इनके पास लिपिड की बाइलेयर है। यहां पे क्या होती है बच्चे? लिपिड की बाइलेयर। अगर चलो मैं थोड़ा सा चलो यहां पे एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। चलो आप कह रहे हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो अगर हम बात करें तो लिपिड की बाइलेयर कुछ इस तरीके से, ये एक लिपिड की, ये बच्चे लिपिड मॉलिक्यूल है अपर लेयर, और ये आपकी हो गई लोअर लेयर, ये हो गई बाइलेयर। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? दिस इज विल बी कॉल्ड एज द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये क्या है बच्चे? आपकी लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड क्या है बच्चे? आपका फैटी सब्सटेंस होता है। ठीक है, फैटी सब्सटेंस मतलब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बनती है। आपने जूनियर क्लास में ये पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी लिपिड की बाइलेयर। ये आपकी लिपिड की बाइलेयर है। और ये कहां पे है बच्चे? ये इसके अंदर में क्या होती है? लिपिड की मोनोलेयर। तो लिपिड की मोनोलेयर कुछ इस तरीके से समझेंगे। तो ये हो गई बच्चे लिपिड की अपर लेयर, और साथ में क्या है बच्चों? इस तरीके से लिपिड की मोनोलेयर। अब आप बोलोगे सर आप तो हमारा बेवकूफ काट दिए। आप तो भैया अभी बोले सर जी, अभी सर जी आपने बोला यहां पे मोनोलेयर, और आपने बना दी यहां पे क्या? 2 लेयर बना दी, 2 लेयर बना दी। तो बेटा इसके अंदर में क्या हुआ है? ओरिजिनली थी इनके अंदर में बाइलेयर, लेकिन इनके बीच में क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई इस तरीके से। ये व्हाइट कलर की लाइंस क्या है बच्चे? मैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग दर्शा रहा हूं इसके अंदर में। इस तरीके से क्या हो गया बच्चों? इनके बीच में कोवेलेंट लिंकेज हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसकी वजह से ये अपीयरेंस कैसे देने लगे बच्चों? लिपिड मोनोलेयर की। इसकी वजह से ये अपीयरेंस कैसे देने लगे बच्चा लोग? लिपिड मोनोलेयर की। ओरिजिनली थी कैसी? बाइलेयर, लेकिन हो कैसे गई? मोनोलेयर। क्यों? क्योंकि इन दोनों की लेयर्स के बीच में क्या हो गई? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग? मगज में छाया कि नहीं? मगज में छाया कि नहीं? और भैया अपना हैशटैग फेमस करेंगे, कौन सा हैशटैग? मगज में छा गया। ठीक है, तो ये है। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? आपकी लिपिड की मोनोलेयर। ठीक है, लिपिड की मोनोलेयर है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और भैया लोग एक बहुत बहुत बड़ी बात बताऊंगा, इसी की वजह से ये क्या कर सकते हैं? दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसी पॉइंट की वजह से दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसी की वजह से क्या होता है बच्चों? ये क्या कर जाते हैं बच्चों? दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में क्या कर सकते हैं बच्चों? ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इनके सर्वाइवल रेट क्या हो जाते हैं बच्चों? एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से, इनकी वजह से काफी अच्छी तरीके से ये सर्वाइव कर सकते हैं। और हां बेटा, यही क्वेश्चन आपके एक बार एम्स में आ चुका है। कई सारे आर्की बैक्टीरिया के पॉइंट्स दिए गए थे और पूछा गया था कि किस वजह से ये क्या हो रहा है बच्चों? सर्वाइव कर सकता है। तो ये लिपिड मोनोलेयर की वजह से। ठीक है, तो कार्लवूस ने क्या किया बच्चों? उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ रख दिया आपके क्या? आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और एक तरफ क्या रख दिया? यू बैक्टीरिया, जो कि क्या है बच्चों? काफी ज्यादा एडवांस वाले बैक्टीरिया। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल बी स्टडिंग मोर अबाउट देम। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब आता है आपका सबसे ज्यादा एडवांस वाला 16S RNA क्लासिफिकेशन।
ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, सर ये एनसीईआरटी से बियॉन्ड हो गया। बेटा ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब आप बोलोगे सर नहीं है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी खोलिए और वो पढ़िए, क्या कहते हैं, डोमेन। जब आप एनसीईआरटी के रीड करेंगे तो एक जगह पैराग्राफ में नीचे लिखा है कि ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट, 3 डोमेन्स। ऑर्गेनिजम्स 3 डोमेन में क्या है बच्चे, डिवाइडेड है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन। तो वही चीज है, वो डोमेन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, वो डोमेन पॉइंट को पढ़ने के लिए, वो डोमेन पॉइंट को समझने के लिए आपको ये 16S RRNA क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, परेशान नहीं होना, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो बेसिकली है क्या ये, इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा क्लास 12th में लेके जाऊंगा, देखो बेटा डीएनए है, ठीक है, वी हैव डीएनए प्रेजेंट, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, डीएनए है। डीएनए क्या है बच्चे, आपका एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। डीएनए कुछ इस तरीके से क्या है बेटा, आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बच्चे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए बेसिकली क्या है बच्चे, ये एक कोड है। ये क्या है बच्चे, कोड होता है, मतलब आपके नाइट्रोजनस बेसिस, कई सारे जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन हो गया, जैसे कि एडेनाइन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, इस सब का क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूएशन की बेसिस प्रेजेंट, जो कि कोड करते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। डीएनए बेसिकली एक कोड है। मान के रखो, चलो लेट्स सपोज आपने स्कूल नहीं गए, कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गए, अब डीएनए क्या है, वो टॉपर की कॉपी है। डीएनए क्या है, टॉपर की कॉपी है। तो आप क्या बोलते हो, भैया अरे यार तुम यार टॉपर हो, अरे यार सुनीता, अब वापस हम उस वो लिविंग वर्ल्ड वाली सुनीता को लेके आएंगे। उस टाइम पे सुनीता को हमने बदनाम किया था, यहां पे हम सुनीता को टॉपर बनाएंगे। तो हमने सुनीता को लेके आए, ठीक है, वी ब्रॉट द सुनीता, ठीक है। सुनीता क्या है, टॉपर है। अब आप गए, सुनीता यार अपनी कॉपी दे दो। सुनीता से आप कॉपी लिए और फिर क्या गए, फोटोकॉपी वाली शॉप पे गए, और उन्होंने से बोला भैया इसकी कॉपी कर दो। फोटोकॉपी वाले शॉप वाले भैया क्या करेंगे, एक खाली पेज लेंगे, उसके नीचे रखेंगे और वो कॉपी हो जाएगा। अब क्या हुआ, सुनीता के नोट्स, ओरिजिनल नोट्स आपके पास भी आ गए। अब आप क्या करोगे, उससे पढ़ोगे। जो आउटपुट सुनीता का आना चाहिए वही आउटपुट आपका भी आ सकता है, यस और नो, क्योंकि आपने टॉपर के नोट लिए। तो वही चीज क्या है बच्चे, यहां पे सुनीता के नोट्स क्या है, डीएनए। सुनीता के नोट्स क्या है बच्चे, डीएनए है। अब डीएनए से बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, कॉपिंग हो रही है। डीएनए से क्या हो रहा है बच्चों, कॉपिंग हो रही है। वो किस पे कॉपी होती है, एमआरएनए पे। एमआरएनए क्या है बच्चे, वो खाली पेपर है। एमआरएनए क्या है बच्चों, वो खाली पेपर है जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चे, हम कॉपी कर रहे हैं। डीएनए का सीक्वेंस क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कॉपी कर रहे हैं किसके ऊपर, एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। बेटा 3 तरीके के आरएनए होते हैं जो कि आप आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे, अभी बस थोड़ा सा जिस दे रहा हूं। एक टाइप का आरएनए जिसका नाम है क्या, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से क्या हुआ बच्चे, कॉपी कर लिया किसके ऊपर, आपने एमआरएनए के ऊपर कॉपी कर दिया, ठीक है। आपने एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, चलो हो गया। अब आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। अब जो एमआरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, अब यही एमआरएनए क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए की मदद से, आरआरएनए की मदद से ये क्या करेगा बच्चे, आरआरएनए एंड टीआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए की मदद से। आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए एंड टीआरएनए की मदद से ये क्या बनाएगा बच्चे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जब हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन स्ट्रक्चर, कैसे प्रोटीन फ्लो हो रहा है, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये होता है ना, जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा घुस जाते हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने लग जाते हो, आपको उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने लग जाती है, ठीक है। जब आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते हो, जब आप प्रॉपर तरीके से समझते हो, जैसे अभी रिसेंट में एक सर ने मुझे बताया था, ठीक है, कि अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं 100 की स्पीड से फेंका तो वो उतनी स्पीड से घटता जाएगा, जब टॉप पे बॉल पहुंचेगी तो वो 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। तो उस तरीके से हम लोग हर चीज सीखते हैं, ठीक है। तो वही चीज जब साइंटिस्टों ने ये जब पढ़ा, सबका प्रोटीन स्ट्रक्चर जाना, तो उन्होंने कुछ कॉमन चीजें देखी कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर में कॉमन हो रहा है। प्रोटीन फॉर्मेशन क्या हो रहा है बच्चों, सबके अंदर में क्या हो रहा है, कॉमन फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। सब कॉमन फॉर्म में हो रहा है। और उन्होंने क्या किया, इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया इन 3 डोमेन्स। फिर क्या देखा हमने, ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 डोमेन। ऑर्गेनिज्म कैन बी
कैटेगराइज्ड इन 3 डोमेन्स। 3 डोमेन में ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज किया जा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 बेसिक डोमेन्स में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डोमेन क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, डोमेन क्या? देखो आपको याद है बेटा, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। कीप किंगडम, फाइलम, कीप पॉट क्लीन क्लास अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो बेटा किंगडम के ऊपर क्या आता है, डोमेन आता है। किंगडम के ऊपर क्या आता है बच्चों, डोमेन आता है। तो उन्होंने क्या किया, हमने क्या देखा कि ये सबको ही हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 डोमेन में कर सकते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, देख ऑल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया, एंड आपका क्या, यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के अंदर में हमने क्लासिफाई किया। आर्किया के अंदर में हमने क्या रखा कि ये डोमेन है बच्चे, किंगडम के ऊपर डोमेन है। तो आर्किया के अंदर में आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा दे रहा 3 डोमेन्स। तो ये 3 डोमेन है। कौन कौन से डोमेन, ये तीनों क्या है बच्चे, डोमेन है। ऑल दीज 3 आर डोमेन। ठीक है, आर्किया के अंदर में कौन सा किंगडम आ गया बच्चे, आपका किंगडम आर्की बैक्टीरिया आ गया। तभी मैंने आपको वो पढ़ाया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया के अंदर में कौन सा आ गया आपका, किंगडम यू बैक्टीरिया। यूकैरिया के अंदर में क्या आ गया बच्चे, आपका किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर इसके अंदर में क्या आ गया, किंगडम फंजाई। फिर क्या आ गया बच्चे आपका, किंगडम प्लांटे। एंड क्या आ गया बच्चे आपका, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब जब हमने इन सब के बारे में स्टडी किया, अब देखो बच्चे, इन सब के बारे में स्टडी किया तो हमें क्या निकला कि इन सब का जो एवोल्यूशन पॉइंट है, दे ऑल, ये सारे के सारे डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, दे ऑल कम फ्रॉम 1 डोमेन। एक ही डोमेन से आ रहे हैं। इनका सबका क्या है, ऑल दीज डोमेन विल हैव अ सिंगल एंसेस्टर। इन सब का एक ही कॉमन एंसेस्टर है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, प्रीजिनोट। प्रीजिनोट बुलाते हैं। प्रीजिनोट का मतलब क्या है, दीज ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अब एक बात बताऊं बेटा, इससे क्या डिफाई होता है, एक बहुत बड़ी बात सामने आती है इससे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस देयर इज नो गॉड। साइंस के मुताबिक कोई भी गॉड नहीं होता। क्या आप लोग भी, आप सब लोग, वैसे भी ये बात सच है, हम सब लोग क्या करते हैं, गॉड को, वी आर ऑल अ गॉड लविंग पर्सन। ठीक है, मैं यही कहूंगा, बी अ गॉड लविंग पर्सन रादर देन अ गॉड फियरिंग पर्सन। माई सेल्फ, मैं खुद एक गॉड लविंग पर्सन, आई एम नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन। अगर कोई मुझे स्कैम करे कि अरे ये कर दो, ये चादर यहां पे चढ़ाना तो आपका भला होगा, भाई मैं नहीं डरूंगा। मैं एक गॉड लविंग पर्सन हूं, आई एम नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन। तो अब ये एक क्वेश्चन आप पूछोगे, सर ये आप गॉड पे क्यों आए? तो एक सिंपल क्वेश्चन मेरा आप सभी से, क्या आप सभी को लगता है ये जो धरती है गॉड ने बनाई, राइट? हम सबको लगता है, हम सबको पता है ये चीज, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा सब कुछ हमें लगता है क्या गॉड ने बना रखा है। लेकिन अगर हम साइंस पे जाएं तो क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? मेन क्वेश्चन ये है, क्या गॉड का अस्तित्व है? गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, क्या रियल सेंस में गॉड है? क्या साइंस, क्या बायोलॉजी गॉड को मानता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगर मैं इसके का जवाब दूं तो, अगर मैं तो जवाब देने वाला कोई नहीं हूं, आई एम नो वन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि गॉड रियल में है कि नहीं, गॉड रियल में है कि नहीं, भगवान असली में होते हैं कि नहीं है। तो जो साइंस क्या कहती है बच्चों, साइंस सेज एवरीथिंग इज बिग बैंग थ्योरी।
साइंस के मुताबिक ईच एंड एवरीथिंग इज व्हाट बिग बैंग थ्योरी। सब कुछ जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुई। अब इसका वो प्रूफ देते हैं, जैसे कि हम सब में बोला गया है, जैसे कि क्या बोला गया है कि हम सब लोग, जैसे कि अगर मैं इस्लाम के बारे में बात करूं, हम आदम और हव्वा के वंशज हैं। इस्लाम में क्या बोला जाता है, हम सब लोग आदम एंड हव्वा के वंशज हैं। और वहीं पे अगर हम क्रिश्चियनिटी पे जाएं, वी ऑल आर द डिसेंडेंट ऑफ एडम एंड ईव, क्रिश्चियनिटी ये कहती है। और वहीं हिंदुइज्म में क्या बोला जाता है, हम वो क्या कहते हैं, पुष्प के वो हैं वंशज, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनसे के थ्रू हम आए हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम साइंस पे जाएं, अगर हम पूरा का पूरा इसको साइंस पकड़ें, बायोलॉजी को पकड़ें, तो इसमें क्या है, देखिए हमारे आंख के पास यहां पे ये होती है एक मेम्ब्रेन है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। इसका कोई काम नहीं, पता है आपको, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इससे क्या प्रूव होता है, हम एक टाइम पे पानी के अंदर में रहते थे, जिसकी वजह से हमारी आंख के ऊपर क्या बन जाती है बच्चों, झिल्ली बन जाती है, एक कवर बन जाती है, जिसकी वजह से हम पानी के अंदर में आराम से देख सकते थे। हम पानी के अंदर में आराम से देख सकते थे। बेटा हमारे पास क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये पहले हुआ करता था जब हम बंदर थे, हम क्या करते थे, सेलुलोज खाते थे। हम क्या करते थे, सेलुलोज खाते थे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर आई डोंट हैव एनी अपेंडिक्स, ठीक है, मेरे बचपन में ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था। आई डोंट हैव एनी अपेंडिक्स विथ मी, ठीक है। तो अपेंडिक्स भी क्या एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सेम कॉकेक्स की बोन से आपका डिपेक्ट होता है कि हमारे पास क्या थी, टेल थी। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग एवोल्यूशन के थ्रू आए। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, हम एक टाइम पे पानी के अंदर में थे। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम लोग एक टाइम पे क्या थे, बंदर थे। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन इनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू साइंस हम सब लोगों का एक कॉमन एंसेस्टर है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, प्लांटे हो, एनिमेलिया हो, हम सब लोग को का एक कॉमन एंसेस्टर है। उसको हम क्या बुलाते हैं, प्रीजीनोट। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉमन एंसेस्टर कॉल्ड एज द प्रीजीनोट, जिसको प्रूव किया था किसने, आपके ओपरेन हेल्डेन थ्योरी, जो कि आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, ठीक है। स्पार्क थ्योरी पढ़ोगे बच्चों, जो कि एकदम दिमाग को हिला देता है, जो कि एकदम दिमाग को हिला देता है। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग दुनिया में नास्तिक भी हैं, ठीक है, वो तो अलग चीज होती। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट की नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट की नहीं, समझ में आया कि नहीं, मगज में छाया। भैया कोई कमेंट में मत बोलना सर आप क्या हो, आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो। भैया मैं गॉड को बिलीव करता हूं, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, हैशटैग गॉड लविंग, ठीक है। आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, आई एम नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन। मैं प्यार करता हूं गॉड से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चे आपका 16s RNA का, जिसमें मेन चीज क्या है, प्रीजीनोट, जो कि हम लोग हैं, ठीक है। हम सब का एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। इनसे क्या बने, 3 डोमेन बने, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। फिर क्या है बच्चे, इनसे किंगडम है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बहुत डिबेटेबल टॉपिक था ये, बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक था, हॉट टॉपिक था। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, दिख गया कि नहीं, दिख गया कि नहीं। अब आपको सबको एक छोटा सा काम करना है, क्या, क्विज का आंसर करना है। फटाफट से क्विज का आंसर करेंगे बच्चे, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा। कमेंट सेगमेंट में, जैसे आपने पुराने लेक्चर्स में कमेंट सेगमेंट में आंसर दिया है, आई विल सी योर आंसर्स एंड आई विल ब्रिंग दैट, ठीक है। तो क्विज के आंसर करना है बच्चों। तो क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। The classification system proposed by Linnaeus was a dash kingdom system of classification. ये जो classification system आपके कार्लस लीनियस ने दिया था वो कौन सा था, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम या 5 किंगडम? टेक योर टाइम एंड आंसर, टेक योर टाइम। कमेंट, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। और हाँ, बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही क्विज का आंसर देते हैं। बेटा इस तरीके से एक और क्विज है, एक और क्विज है इस क्लास में, तो एक क्विज का आंसर नहीं देना है, और भी क्विजेस का वेट करना है, ठीक है। आपको बताना है was proposed by Carlus Linnaeus was, इसमें क्या था, the classification system proposed by Linnaeus was a dash kingdom system of classification। फटाफट से आंसर करेंगे। मेरा मन कर रहा है आंसर करने का, लेकिन करूंगा नहीं, बहुत मन कर रहा है। अभी मैं बस लिखने वाला था, हकीकत बताऊं, अभी बस मैं आंसर लिखने वाला था, लेकिन लिखा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following characters served as the criteria for 5 kingdom system of classification as used by R.H. Whittaker? कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे भैया विटेकर भाई साहब ने? मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। R.H. Whittaker बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपके नीट एग्जाम के लिए, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्राइटेरिया बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया सर्व कैरेक्टर्स सर्व्ड एज क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय R.H. Whittaker? Cell structure and thallus organization, mode of nutrition and reproduction,
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या ऑल ऑफ दीज? फटाफट से आंसर करेंगे, बस मैं रोक रहा हूं अपने आप को आंसर करने के लिए, ठीक है। आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई सेल्फ कि मैं आंसर ना कर दूं। अब हम चलते हैं बच्चे किसके ऊपर, अब हम शुरुआत करेंगे आपके मेन पार्ट पे, किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा की से शुरुआत करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे, किंगडम मोनेरा। देखो मैं अब आपको क्या दूंगा बच्चे, आपको हर इसके लिए एक जनरल फीचर दूंगा, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू सर्टेन जनरल फीचर्स, हर का मैं एक जनरल फीचर दूंगा। जनरल फीचर से क्या फायदा होगा बेटा, आपको कुछ की पॉइंट जहन में उतर जाएंगे। जो शुरुआत में जो पैराग्राफ में लिखा है उन सब को मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा। और किंगडम मोनेरा अकेला बहुत बड़ा है, किंगडम मोनेरा अकेले में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा को हम 2 पार्ट में करेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे शुरुआत के, फिर आपको जनरल फीचर्स हैं जो कि एकदम रट ढालने भैया, रट ढालने, याद कर डालने। लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा से शुरुआत करना है। तो किंगडम मोनेरा वाज गिवन बाय कोपलिन, ठीक है। इट वाज गिवन बाय, नेम दिया था डुहाटी एंड एलन ने, लेकिन दिया किसने था बच्चों, इट वाज गिवन बाय कोपलिन, ठीक है। कोपलिन ने दिया था, ठीक है। इट वाज गिवन बाय कोपलिन ने बच्चों किंगडम मोनेरा दिया था। अब मैं आपको उसको डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाऊंगा, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों आपको जहन में उतार देने हैं। बेटा कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो छोड़ देना, आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। भावनाओं में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स इधर उधर हो जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं स्पेलिंग्स, ठीक है, चलता है वो। वापस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चे, इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर। पहला पॉइंट क्या है बच्चे, इसके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेटा अगर मैं एक जनरल सेंस में एक जनरल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दे विल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, मैं अभी नामकरण भी कर दूंगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इस तरीके से, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर क्या होता है इस तरीके से पूरा क्रोमैटिन फाइबर का क्या होता है, जाला प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक दिस दे हैव द एंटायर क्रोमैटिन फाइबर रोटेटिंग अराउंड, और साथ में क्या होता है इस तरीके से सेंटर में आपका न्यूक्लियोलस भी, लाइक दिस दे हैव द न्यूक्लियोलस आल्सो प्रेजेंट। अब मैं अगर नाम करूं तो ये क्या है बच्चे, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस इज व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चे, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है बच्चे, आपका क्रोमैटिन फाइबर है। दिस इज व्हाट, क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है बच्चे, आपका न्यूक्लियोलस है। यहां पे क्या है बच्चे, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है बच्चे, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। दिस विल हैव द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है बच्चे इसका पूरा का पूरा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ये एक जनरल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज अ कंप्लीट जनरल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं इनके अंदर में चेक करूं, आपके किंगडम मोनेरा के अंदर में चेक करूं, ये कैसे हैं बच्चों, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा है। इनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इनका पास क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म में नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं। मतलब क्या हुआ बच्चों, इनका जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, जो मेन पॉइंट आया क्या, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट enclosed by membrane। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों किसी भी मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इनका जेनेटिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, ये याद रखेंगे बच्चों। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तभी हम इनके जेनेटिक मटेरियल को क्या बुलाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देयर जेनेटिक मटेरियल एज, इसके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड। वी कॉल देयर जेनेटिक मटेरियल एज न्यूक्लियोइड। हम इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड बुलाते हैं, या क्या बुलाते हैं, जीनोफोर बुलाते हैं, या क्या बुलाते हैं बच्चों, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बुलाते हैं बच्चों, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, बोले तो पुराना न्यूक्लियस, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर जेनेटिक मटेरियल, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग नहीं होती, तभी हम इसको क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब बोले तो पुराना न्यूक्लियस बुलाते हैं।
ठीक है, ये हो गया बच्चे इनका पहला पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर में। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली नहीं, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। मतलब मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली एक भी नहीं होगी। मेम्ब्रेनस मतलब, मेम्ब्रेनस का मतलब क्या होता है बच्चा, कवरिंग। जैसे बेटा आप सब लोग टॉफी खाते हो, राइट, टॉफी खाते हो, अब टॉफी के क्या होता है, कवर होता है, रैपर होता है। अब किस किस कुछ बच्चों ने कंफर्ट वाली टॉफी खाई होगी, कंफर्ट वाली टॉफी वो वाली टॉफी होती है जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कवरिंग, ठीक है, तो वो होती है बच्चे आपकी कंफर्ट वाली टॉफी, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कवरिंग प्रेजेंट, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चे इनके पास क्या है बच्चों, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, कोई भी ऐसी सेल ऑर्गेनेली नहीं है जो कि मेम्ब्रेन वाली हो, ठीक है, कोई भी, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेली। तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चे, इनके पास एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, दे हैव अ नॉन मेम्ब्रेनस, दे हैव नॉन मेम्ब्रेनस, एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, दे हैव अ नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम। इनके पास एक ही सेल ऑर्गेनेली है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, राइबोसोम। दे हैव ओनली वन नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम क्या बुलाते हैं, राइबोसोम, जिसकी यूनिट, राइबोसोम जैसे दो सेगमेंट का बना होता है, एक होता है दो सेगमेंट का बना, एक स्मॉलर सब यूनिट एंड अ लार्जर सब यूनिट, जो कि मिलके किसका होता है बच्चे आपका, टोटल क्या होता है बच्चे आपका 70s। ये कंप्लीटली किसका बना होता है बच्चे, कंप्लीटली बना होता है 70s का बना है, ठीक है, ये कंप्लीटली क्या बना है 70s का। अपर यूनिट इज मेड अप ऑफ 30s, ठीक है, अपर यूनिट किसकी बनी है 30s की, और लोअर यूनिट किसकी बनी है, लार्जर यूनिट किसकी बनी है बच्चे आपका 50s। जोड़ो कितना हुआ, 5 5 6 7 8। अब आप बोलोगे सर आपका कैलकुलेशन वीक हो गया, आपका कैलकुलेशन वीक हो गया, 50 प्लस 30 70 कैसे भैया, कैसे भैया, बेटा देखो आप एक पेन लेते हो, पेन की लंबाई कितनी है, लेट्स सपोज पेन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, अब उसके ऊपर कैप है 5 सेंटीमीटर का, चलो इतना नहीं, 5 बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, 3 सेंटीमीटर का कैप है, तो टोटल पेन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 प्लस 3, सॉरी 10 प्लस 3 13 होना चाहिए था। टोटल पेन की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी भैया, बेटा टोटल पेन की लंबाई, टोटल पेन की लंबाई ये कितना है 10 है, उसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का कैप है, टोटल कितना होना चाहिए 13 सेंटीमीटर। होता कितना है पेन, 13 सेंटीमीटर का नहीं ना, जब आप कैप लगाओगे टक से बंद करोगे तो क्या होगा, लंबाई घट जाती है, लंबाई घट जाती है। तो इसी तरीके से कुछ पार्ट ओवरलैप करता है राइबोसोम के अंदर, ठीक है, सम पार्ट ओवरलैप्स इन राइबोसोम। तो इसके पास नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, राइबोसोम, जिसकी यूनिट कितनी होती है 70s यूनिट होती है, दे कंटेन अ 70s राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे इनका, फोर्थ पॉइंट, ये क्या शो करते हैं बच्चे, साइक्लोसिस शो करते हैं या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दे शो साइक्लोसिस, जिसको हम क्या बुलाते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बुलाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बुलाते हैं। तो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, देखो बेटा इसके पास कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म तो है नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म तो है नहीं, बेचारा वैसे ही मजबूर सा छोटू सा सेल ऑर्गेनेली है, मजबूर सा छोटू सा सेल ऑर्गेनेली है। तो इसके अंदर में बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो भी इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो क्या कर रहा है, गोल गोल बवंडर की तरीके से घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल बवंडर की तरीके से घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल रोटेट कर रहा है लाइक अ साइक्लोन, साइक्लोन के फॉर्म में रोटेट कर रहा है। जैसे कि आपने सबने वॉशिंग मशीन को काम करते हुए देखा होगा, राइट, वॉशिंग मशीन को काम करते ऐसे 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 घूमता है, सेम वो उसी तरीके से घूम रहा है। ये इस तरीके से इसका अंदर का कंटेंट क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है। Like this the content is rotating, like this the content is rotating। इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चे, इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज रोटेटिंग। लेट्स सपोज देखो इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं, तो लेट्स सपोज यहां पे फूड है, अब फूड यहां पे चाहिए तो क्या करेंगे, ये फूड यहां से चलेगा, गोल गोल घूमेगा, यहां पे प्रोवाइड करेगा, मतलब जहां जहां पे फूड प्रोवाइड करना है वहां पे ये मूव करता जाएगा, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या करेगा बच्चों, लेता चला जाएगा। इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, साइक्लोसिस, या क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इस तरीके से क्या करता है, दे आर गोइंग टू शो साइक्लोसिस, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हो
ठीक है, तो इसके अंदर में क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर में सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब आप कई जगह पे पढ़ोगे बच्चे साइक्लोसिस इसके अंदर नहीं है, ठीक है, कई जगह पे पढ़ोगे साइक्लोसिस के अंदर नहीं है, लेकिन बेटा बहुत सारे माइक्रोब्स के अंदर में साइक्लोसिस है। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स क्या करते हैं बच्चे, आपके प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स क्या करते हैं, साइक्लोसिस शो करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि देखो कई सारी किताब में साइक्लोसिस का मतलब क्या दे रखा है उन्होंने, सिर्फ वैक्यूल से रिलेटेड, सिर्फ वैक्यूल से रिलेटेड कर रखा है बेटा, लेकिन मैं यहां पे नॉर्मल मूवमेंट की बात कर रहा हूं, वैक्यूल के सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ये मूवमेंट हो रहा है गोल गोल, ये क्या कर रहा है बच्चों, इसका कंटेंट, इनर कंटेंट क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, दे शो ओनली वन एनवेलप सिस्टम। पांचवा पॉइंट पे जाएंगे बच्चों, फिफ्थ पॉइंट क्या है इसके पास, दे हैव ओनली वन एनवेलप सिस्टम। वन एनवेलप सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली कवरिंग। वन एनवेलप सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली कवरिंग, सिर्फ एक ही कवरिंग प्रेजेंट है बच्चों, वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली कवरिंग प्रेजेंट, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एक कवरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे, सिक्स्थ पॉइंट इसका सेल वॉल, जिसके बारे में भैया बहुत डिटेल में आपको आगे चल के पढ़ना है। सेल वॉल के बारे में आगे चल के बेटा बहुत डिटेल में पढ़ोगे। इनके पास सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, दे हैव सेल वॉल, और इनकी जो सेल वॉल बनी होती है बच्चे, वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी। आगे चल के बेटा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इनकी सेल वॉल किसकी बनी है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकैन, शॉर्ट में हम इसको पीजी बुलाते हैं, या म्यूरिन भी बुलाते हैं, कई सारी किताबों में बेटा इसका म्यूरिन भी लिखा हुआ है। ठीक है, म्यूरिन भी बुलाते हैं। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकैन मतलब कुछ पेप्टाइड पार्ट एंड ग्लूकोज के बाद ग्लाइकैन पार्ट्स मिलकर बनाते हैं। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बस एक समरी लिख रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, समरी लिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वो पॉइंट्स लिख रहे हैं कि जब आपको कभी याद करना हो तो क्विकली ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ के, जनरल फीचर्स पढ़ के आप कम से कम बहुत अच्छे मार्क्स पा सको। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकैन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, सेवेंथ पॉइंट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटा दोनों तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हिट्रोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड कर सकते हैं। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी क्या कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं फॉर देयर फूड। अब इसके अंदर जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चे, वो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के हैं। ठीक है, दे हैव हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि इनके पास पैरासिटिक होगा, दे विल शो सिम्बायोटिक, दे शो सैप्रोफिटिक, बट कभी भी होलोजोइक नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू शो होलोजोइक। ठीक है, इनके पास हिट्रोट्रॉफिक में सिर्फ यही तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, दे हैव ओनली दीज थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफिटिक होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन की। द एट्थ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। आठवां पॉइंट क्या है बच्चों, इसका रिप्रोडक्शन है। तो बच्चे रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, आप सबको पता है ये बात। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरीके के हैं आपके, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। यू हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, यस। ठीक है, दे कैन शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी इजीली। अब अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं बेटा, तो इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इनके पास कोई भी फॉर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब आप बोलोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, चलो मान लिया, बट एक कहानी है, कहानी में एक ट्विस्ट है। इनके पास एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, पैरासेक्सुअलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर प्रेजेंट है, दे शो पैरासेक्सुअलिटी। इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट ये क्या करते हैं बच्चों, एक यूनिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जो क्या है बच्चों, पैरासेक्सुअलिटी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, पहली बात ये दिमाग में क्लियर कर लो।
पैरासेक्सुअलिटी इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स मेल गेमीट स्पर्म एंड ओवा क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। स्पर्म आया, ओवा आया, फ्यूज किए टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना बच्चा पार्टी, वहां से आपका न्यू इंडिविजुअल बना। इसके अंदर में वो सारी कहानी नहीं, इसके अंदर में अलग अलग मैकेनिज्म हो रहे। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो क्या हुआ, आपके जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं बिना फ्यूजन के जीन्स का ट्रांसफर कर दूं तो उसी को हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। बिना फ्यूजन के मैं आपको जीन ट्रांसफर कराऊंगा पैरासेक्सुअलिटी में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो कि ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस एक समराइज फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि हम आगे चल के डिटेल स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर में। दे आर गोइंग टू शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 9th पॉइंट क्या है बच्चों, ये कैसे होते हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है भैया, कहीं भी ढूंढने जाओ कहीं भी मिल जाएंगे। ढूंढने जाओ भगवान मिले ना मिले ये मिल जाएंगे ठीक है, ढूंढने जाओ भगवान मिले ना मिले ये जरूर मिल जाएंगे। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। दे हैव, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे, स्ट्रक्चर इज सिंपल, और इनका बिहेवियर कैसा होता है, काफी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि भाई पैरासेक्सुअलिटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज शो करते हैं, बिहेवियर कैसा है, इज कॉम्प्लेक्स। ये हो गए बच्चे आपके कुछ जनरल फीचर्स। ठीक है, ये हैं बच्चे आपके 9 जनरल फीचर्स, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको पहले ही बता दूं। अगले लेक्चर्स में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल वॉल डिटेल में, मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा डिटेल में, मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा डिटेल में बच्चा। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, लेक्चर एंड करने से पहले एक और चीज बताऊंगा, मैं थोड़ा सा बच्चे आपको शेप्स के बारे में बताऊंगा। बहुत कॉमन पॉइंट है, बहुत छोटू सा पॉइंट है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है। अब आप बोलोगे सर 9th में पढ़ा तो वापस काहे पढ़ा रहे हो हमको। बेटा कुछ तो अलग करेंगे यार, परेशान क्यों होते हो, कुछ तो अलग करेंगे, कुछ तो अपना सलमान सर का तड़का लगाएंगे इसके अंदर। तो हमारे पास क्या है बच्चों, अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब कोहन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था 4 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। कोहन नाम के साइंटिस्ट थे, रिकॉग्नाइज्ड 4 फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। 4 बेसिक फॉर्म पकड़ा था उन्होंने, कोहन नाम के साइंटिस्ट ने। कौन भैया, कोहन भैया, कौन से भैया, कोहन भैया। 4 बेसिक फॉर्म पकड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। आप सबको पता है इन चारों के बारे में, आप सभी को इन चारों के बारे में पता है। ठीक है, वी हैव कोकस, we have bacillus, कोकस होता है भैया, बैसिलस होता है। देन वी हैव विब्रियो, या चलो विब्रियो को आखिर में लिख लेंगे। वी हैव स्पाइरेला, एंड देन वी हैव विब्रियो। ये आपने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, ये सब आपने बचपन में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो कोकस के अंदर में कौन सा शेप आता है बच्चे, ये होता है आपका राउंड शेप, गोला आकार का शेप है। दे आर गोइंग टू शो राउंड शेप। बैसिलस कौन सा शेप देता है बच्चे, आपका रॉड आकार का शेप है। दे आर गोइंग टू शो रॉड शेप। स्पाइरेला कौन सा शेप देता है बच्चों, आपका स्पाइरल शेप देता है, स्पाइरल शेप देता है। विब्रियो कौन सा शेप देता है बच्चों, आपका कॉमा शेप देता है। दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कॉमा शेप, अलग अलग शेप प्रेजेंट है। अब अगर हम राउंड शेप के बारे में बात करें तो इसके अंदर में ये कैसा हो सकता है, सिंगल। अगर ये एक हो तो उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चे, अगर एक प्रेजेंट हो, अगर ये एक प्रेजेंट हो तो क्या बुलाएंगे, मोनोकोकस। अगर ये सिंगल हो, मोनोकोकस। अगर ये 2 हो, इस तरीके से एक चेन के फॉर्म में 2 हो, तो क्या बुलाएंगे, डिप्लोकोकस। क्या बुलाएंगे बच्चों, हम क्या बुलाएंगे इसको, डिप्लोकोकस बुलाएंगे। अगर ये एक लीनियर चेन बना रहे हैं इस तरीके से, कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक लीनियर चेन बना रहे हैं इस तरीके से, ये क्या बना रहे हैं बच्चों, एक चेन बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ चेन।
तो इसको हम क्या बुलाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये चेन बनाए तो भैया अब से जहन में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सारे पॉइंट। इसको हम क्या बुलाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस बुलाएंगे। वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये लीनियर चेन बनाते हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लीनियर चेन, इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। अब अगर ये एक इर्रेगुलर बंच बना रहे हैं, अगर ये कोई एक इर्रेगुलर बंच, कोई इर्रेगुलर गुच्छा बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्टाफाइलोकोकस। ठीक है, अगर ये इस तरीके से एक इर्रेगुलर बंच बना रहे हैं, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूं इर्रेगुलर, एक इर्रेगुलर बंच बना रहे हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, स्टाफाइलोकोकस। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज स्टाफाइलोकोकस। अगर क्या बना रहे हैं बच्चों, इर्रेगुलर बंच बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों आपका बैसिलस के बारे में। अगर सिंगल है, अगर रॉड शेप सिंगल है तो क्या बुलाएंगे, मोनोबैसिलस। अगर दो हैं रॉड शेप एक साथ, क्या बुलाएंगे, डिप्लोबैसिलस। अगर ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों, बंच एक लीनियर चेन बना रहे हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर एक लीनियर चेन बना रहे हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस बुलाएंगे। अब इसके अंदर में एक और स्ट्रक्चर आता है, एक के ऊपर एक, उसको हम पैलासाइड स्ट्रक्चर बुलाते हैं। अगर ये एक के ऊपर एक बंच के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पैलासाइड। अगर ये एक के ऊपर एक बंच में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बुलाएंगे, पैलासाइड फॉर्म बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों स्पाइरेला के बारे में। स्पाइरल शेप कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, जिगजैग फॉर्म में, स्पाइरल शेप में है। अब हम बात करते हैं विब्रियो के बारे में। विब्रियो क्या है बच्चों, आपका कॉमा शेप इस तरीके, इस तरीके का प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चे, आपका विब्रियो है। ये क्या है बच्चे, आपका विब्रियो है, मतलब ये क्या है बच्चे, आपका कॉमा शेप प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज अ कॉमा शेप, एग्जांपल विब्रियो कॉल रहा है। एग्जांपल क्या है बच्चे, आपका विब्रियो कॉल रहा है। अब बेटा यहां पे कुछ चीजें पकड़ो, कुछ चीजें पकड़ो, ध्यान दो, ध्यान दो कुछ चीजें में, कुछ चीजों पे बहुत फोकस दो। फोकस पकड़ोगे तो यहां पे क्या है, इन दोनों के पास एंड में कुछ अलग चीज है। इन दोनों के पास एंड में क्या है, कुछ अलग चीज है। दे बोथ आर गोइंग टू कंटेन फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या है बच्चे, एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जैसे कि हमारे पैर क्या है, चलने के काम आते हैं। हमारे पैर क्या है बेटा, चलने के काम आते हैं। उसी तरीके से ये आपका स्पाइरेला एंड विब्रियो के पास क्या होता है, दे बोथ कंटेन फ्लैजिला। इन दोनों के पास क्या है बच्चे, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। मूवमेंट के काम, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प आउट करता है। अब कोकस और बैसिलस के अंदर में कोई भी फ्लैजिला नहीं है। ध्यान से देखो, कहीं भी मैंने फ्लैजिला नहीं बना। मतलब ये दोनों कोकस एंड बैसिलस कैसे हैं बच्चे, दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर। मतलब ये मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉन मोटाइल। कौन कौन, आपका कोकस भैया, कोकस एंड बैसिलस कैसे हैं, दे बोथ आर नॉन मोटाइल इन नेचर, दे आर नॉट गोइंग टू मूव। ये मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पे, ये मोटाइल नहीं, मतलब अलग तरीके से मूव करते हैं। इसके पास कोई फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन मोटाइल है। अब अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो स्पाइरेला एंड विब्रियो ये कैसे हैं, मोटाइल। मोटाइल एंड मोटाइल का मतलब यही होता है बच्चे, मोटाइल जो मूव कर सके, इमोटाइल या नॉन मोटाइल क्या होते हैं बच्चों, जो मूव ना कर सके। ठीक है, तो भैया अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कहानी बाकी है, अभी तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में कहानी बाकी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किंगडम मोनेरा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक। और मैं सच बताऊं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको लगता है सर इतना बड़ा टॉपिक है, थोड़ा बोर हो रहा है, तो भैया पूरा लेक्चर अटेंड किया, समझ में आया, मगज में छाया, मजा आया कि नहीं आया। अब चलो होमवर्क करो। क्विज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आपके क्विज 2 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको जवाब देना है। कहां देना है आपको पता है,
कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है भैया, सिंपल एज दैट, रॉड शेप बैक्टीरिया, अभी पढ़ा था हमने, रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैसिलस कोकस विब्रियो या स्पाइरलम। क्या बुलाते हैं, फटाफट से एकदम अब तक तो आंसर कर देना चाहिए, लिखते रहो साथ में आंसर लिखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ कॉमा शेप, इनमें से कौन है भैया कॉमा शेप? सैल्मोनेला टाइफी, भैया सलमान सर नहीं, सैल्मोनेला लिखा है, विब्रियो कॉलराई, ई कोलाई, या आपका क्या है बच्चों, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। बताएंगे कौन सा होता है बच्चे इसमें से, विच वन? सोच समझ के आंसर करेंगे, सोच समझ के एकदम पूरा दिमाग लगा के आंसर करेंगे। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया कॉमा शेप है? कॉमा शेप कौन सा बैक्टीरिया है? फटाफट से, मुझे लग रहा है कि मैं ही आंसर कर दूंगा, अगर मैं एक और बार पढ़ा ना मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन रोकना है। तो बच्चे देखो, आपके पास कुछ सेट्स ऑफ होमवर्क दिए हैं मैंने, कुछ सेट ऑफ होमवर्क, आपको इसका आंसर करना है। क्विज 1 क्वेश्चन 1 का आंसर करना है, क्विज 1 क्वेश्चन 2 दो, फिर आपको किसका आंसर करना है भैया, बच्चा पार्टी आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है, एंड देन वन मोर। और साथ में बच्चों एक याद करने का होमवर्क दिया, जैसे ही याद हो जाए कमेंट कर देना, जैसे ही याद हो जाए क्या करना है बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, सर मेरे को याद हो गया। ठीक है, और जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। तो बस आज का लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब तक अगर बेटा अब तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, योर डेडिकेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, आपकी डेडिकेशन, करने की क्षमता, कि बस सर मैं करके देखूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जो जो बच्चे यहां तक पहुंचे, यू आर द ट्रू हसलर, यू आर द ट्रू स्ट्रगलर। आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इतनी बड़ी वीडियोस हैं हम कैसे देखें। तो बेटा थोड़ी सी अभी देखी, आप सेव कर लो इस वीडियो को, थोड़ी सी अभी देखी, बाद में देख लेना, टाइमलाइन लगा लो, लिख लो कहीं पे मैंने यहां तक वीडियो तक लिखा है, आराम से पढ़ लेंगे, आगे आगे बढ़ा के पढ़ लेना। लेकिन पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, बहुत जरूरी है, लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट करो। ठीक है, और जल्द ही मिलेंगे किसके साथ, आपके लेक्चर 2 के साथ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम किंगडम मोनेरा के बारे में और भी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहो, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, बाय बच्चों।